ओके, सो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए बेटो, हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने खुराना जो थे और निरेनबर्ग, ओखाओ, इनके बारे में बताया। ठीक है। ओखाओ का खास करके बेटा हम लोग जाने, क्योंकि उन्होंने जो एंजाइम डिस्कवर किया था वो बहुत ज्यादा अच्छा स्पेशल सा एंजाइम है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। तो हम लोग जो सिवेरो ओखाओ का जो एंजाइम भी है उसको बोलते हैं कि जैसे कि क्या कहें इसको, एज ए व्हाट वी कैन से सुपर डिस्कवरी। ठीक है। सो ये अगर एंजाइम ना बनता तो देखो बहुत ही मुश्किल था कि हम लोग ये जो भी आरएनए या जो भी चीजें बना पाते। बट इन एनीवे, यहाँ पे अब हमें ध्यान देना है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर इनके बारे में बताया। यस, है ना? तो इनसे हमें मिला क्या, व्हाट वी गॉट? देखो, वी गॉट दिस चार्ट। ये जो चार्ट दिख रहा है आपको कोडॉन वाला, ये हमें मिला है। देखो, देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स, और हमने जान लिया कि हाँ ठीक है, ओके, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स विच एक्चुअली कोड फॉर द प्रोटीन्स। ठीक है, मतलब प्रोटीन में बस 20 अमीनो एसिड होते हैं। सो ये जो 20 अमीनो एसिड्स है, अभी यहाँ पे यार प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक्चुअली टोटल 61 कोडॉन है। 64 में से तीन तो गए, तो तीन तो स्टॉप कोडॉन है जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड करते नहीं है। ठीक है, उनको हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। बाकी 61 कोडॉन है जो यूजफुल है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर ये जो हमें याद करना है, मतलब रट लेना है क्या ये टेबल? ठीक है, या इसके कोई ट्रिक्स है क्या इसको रटने के? तो देखो, नंबर वन थिंग है कि जिस तरह से इवन, मतलब अभी तो पेपर, अगर आप इवन अपना पेपर देखोगे जो परसों हुआ था, उस पेपर को भी अगर आप देखोगे तो आपको एक बात क्लियरली ध्यान देने को मतलब आती है कि देखो, एनसीईआरटी के बाहर कुछ पूछ नहीं रहे वो। अभी 2 तो साल हो गए एनटीए को भी, है ना? सो दे आर नॉट आस्किंग मेनी थिंग्स आउटसाइड द एनसीईआरटी, और अगर कुछ भी थोड़ा भी पूछ रहे तो वो कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब जैसे लास्ट क्लास में, रिवीजन क्लास में, मैंने नियोमाइसिन वाला एक क्वेश्चन दिखाया था आपको, 2003 वाला, है ना? नियोमाइसिन का क्वेश्चन है, जो एंटीबायोटिक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन एकदम रैंडमली आ जाते हैं कभी कभी, समटाइम दे अपीयर, बट यू हैव यू हैव टू फर्स्ट थिंग क्लियरली अंडरस्टैंड कि जो एनसीईआरटी में है वो पहले आपको सही आना चाहिए। एक आध क्वेश्चन कभी आता है, ठीक है, उसके लिए इतना मतलब, है ना, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ देखो, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, जो भी देखो यहाँ पे चार ही तो बेटा बेसिस है ना? यू, सी, ए और जी। और यही सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, यू सी ए जी। दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। सीक्वेंस जो है, सॉरी, यू सी ए जी, यही सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस को आपको याद रखना है। अब आप देख सकते हो कि अगर हमें ट्रिपलेट बनाना है तो यहाँ पे देखो, ये आया यू, ये सी है, ये ए है, ये जी है। तो ये हमने पहली बार यहाँ पे लिखा, है ना, यू सी ए जी। अब सेकंड पोजीशन के लिए हमने यहाँ पे लिखा है बेटा, अगेन यू सी ए जी। अगर सिर्फ हम दो दो ही बेसिस को भी कंसिडर करते हैं, अब अगर यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे यू 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 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे यू है, इसका मतलब यहाँ पे सी यू सी यू सी यू सी यू आएगा। तो ये चीज है। ठीक है, ये हमें नोट करनी है यहाँ, है ना? अब आता है थर्ड बेस का रोल। जो थर्ड पोजीशन हमें यहाँ पे दिखाई देती है, अगेन बेटा हर ब्लॉक में अभी यू सी ए जी हमें लिखना है। मतलब पहला तो कुछ करना ही नहीं है, एक तरफ यूसीएजी लिख दो, दूसरी तरफ यूसीएजी लिखो। सो जो वर्टिकल यूसीएजी लिखा है वो फर्स्ट कोडॉन, फर्स्ट बेस है। जो हॉरिजॉन्टल यूसीएजी लिखा है वो सेकंड आपका बेस है। अभी थर्ड बेस जो है, हर एक में, हर एक बॉक्स में यूसीएजी यूसीएजी आएगा, यू कैग यू कैग यू कैग यू कैग। ठीक है। तो ये यू कैग जो है बेटा, इसको हमें अच्छे से समझना है। राइट नाउ देखो, अगर हम यहाँ पे तो कोडॉन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। देखो, यू 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 सी यू यू ए यू यू जी, चार कोडॉन आ गए ना। नंबर वन क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा,
है ना। नंबर 1 क्वेश्चन, बड़ा ध्यान से बेटा इस क्वेश्चन को समझो। देखो हमें ये बिल्कुल क्लियरली देखने को मिलता है कि 20 अमीनो एसिड्स है, 20 अमीनो एसिड, तो बहुत सारे कोडॉन है, 61 कोडॉन है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि एक कोडॉन के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन अवेलेबल है ना। कोई भी सपोज मैंने अगर यहाँ पे कोई भी एक एनिमल ले लिया, तो एक एनिमल के लिए बेटा 4-5 वर्ड तो किसी भी लैंग्वेज में होते हैं, सेम वैसा ही है। इन चारों वर्ड्स का मीनिंग यही एनिमल होता है, दैट इज व्हाट द पॉइंट। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल सा प्रैक्टिस है, हर लैंग्वेज में आपको बेटा ऐसे सिनोनिम्स देखने को मिलते हैं। तो ये लैंग्वेज भी वैसी ही है। बट हमें अगर कोई पूछे फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ऐसा कोई कोडॉन है या ऐसा कोई अमीनो एसिड है जिसके लिए सिर्फ एक ही अमीनो एसिड अवेलेबल है या एक ही कोडॉन अवेलेबल है, 1 कोडॉन 1 अमीनो एसिड, ऐसा रिलेशनशिप। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे दिमाग में आना चाहिए ये वाली चीज, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। देखो नाउ दिस इज वेरी शार्पली यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो AUG ओनली कोड्स फॉर मिथियोनिन, या तो मिथियोनिन इज ओनली कोडेड बाय AUG, whatever you want to say, but it will not change. But not only this, not only this, there is another one which is considered as a UGG. If you see very carefully here, UGG, ठीक है। तो ये जो UGG है, it will code for the TRP. Yes, hello, TRP। तो ये जो है ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन, इनके लिए बस एक एक ही अमीनो एसिड के कोडॉन अवेलेबल है। यस, है ना। तो आपको बस मतलब एक सिंगल क्वेश्चन पूछा, क्या आप ऐसे 2 अमीनो एसिड बता सकते हो जिनके लिए सिर्फ एक ही कोडॉन अवेलेबल है? द आंसर इज यस, वन इज मिथियोनिन, वन इज अ ट्रिप्टोफैन। यस एवरीवन, हेलो। यस सर। यही है बस। नीट आपसे कुछ ज्यादा चाहता नहीं है, आपको बस इधर उधर जाना नहीं है, आपको बस फोकस करो ना जो चीज दिख रही है उसकी तरफ। तो आपको दो तो बेटा एक तो क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया, अगर आ ही गया तो इजी है। नाउ देखो यहाँ पे अगर मैं बहुत सिंपली, नाउ इसके बाद ना, ये हुआ मेरा पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अभी दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, मुझे इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। यू यू यू, ए जी 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 एंड सी सी सी, ये इनके बारे में मुझे ध्यान रखना है। अभी यू तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, जब यू मैंने बनाया तो फेनिलैलानिन 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 लिखा था, है ना। जस्ट फाइंड आउट, है ना, जस्ट फाइंड आउट, सी दिस इज यू, इट विल कोड फॉर द फेनिलैलानिन, हेलो, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको सी कहाँ देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली बेटा सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज प्रोलिन, ठीक है। तो सी कोड्स फॉरवर्ड द प्रोलिन। देन ए, सो यू विल गेट, है ना, यहाँ पे ए से शुरू होगा, ए यू विल गेट दिस ए हियर समवेयर, दिस वन इज ए। नाउ यहाँ लिख लेते बेटा लाइसिन, ठीक है। लास्ट वन बेटा जी इज वेरी सिंपल, यू कैन रिमेम्बर हियर। लास्ट में बेटा सबसे आखिरी में आपको जी देखने को मिलेगा, एंड दैट इज फॉर द ग्लाइसिन, ठीक है। सो दैट्स इट, है ना। वन इज व्हाट द फेनिल एनालिन, दूसरा है प्रोलिन, वन इज एंड लाइसिन ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये जो भी है, मतलब दोनों को अगर आप इवन बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों प्यूरिन्स है, एक जी, है ना, एक है ए जिसमें जी अब्सेंट है लाइसिन, और दूसरा है जी जिसमें जी प्रेजेंट है ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन लाइसिन दोनों की स्पेलिंग देख लो आप लोग, एक ही जैसी है, बस जी हटा दो तो लाइसिन बनता है, जी लगा दो तो ग्लाइसिन बनता है, ठीक है। सो ये नॉर्मल है। यू आपको पता है होना चाहिए फेनिलैलानाइन, क्योंकि ये सबसे पहले बनाया गया था पॉली यू बाय हरगोविंद खुराना, है ना। वैसे बाकी भी बनाए थे, ऐसा कुछ पहले बनाया था ये नहीं, हम लोग हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। सो फेनिलैलानिन एंड देन द सी फॉर द प्रोलिन। नाउ ये एक बेसिक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट नाउ, ओके। नाउ बच्चों एक और चीज हमें पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द वैलिन। वैलिन इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि
हम लोग सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं ना, सिकल सेल एनीमिया। और उसकी जगह पे क्या हुआ था, वैलिन जो है ना, वैलिन और ग्लूटामिक एसिड इनके बीच में हम लोगों ने है ना देखा था कि किस तरह से चेंज हो गया और किस तरह से। तो वैलिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, GUU, GUC, GUA, GUG, ये सब बेटा वैलिन को ही कोड करते हैं एक्चुअली। ओनली है ना GU विल कोड फॉर द वैलिन, बाकी तो आप कुछ भी लगा दो यहाँ पे, तो जिस GU विल कोड फॉर द वैलिन। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे चार्ट आपके सामने है। जस्ट से है ना, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर व्हिच हैव द 6 कोडॉन्स फॉर इट, 6 कोडॉन। ऐसे कितने अमीनो एसिड है जिनके लिए बेटा 6 कोडॉन अवेलेबल? इफ यू थिंक, इफ यू फाइंड इट आउट, इट्स वेरी सिंपल। यू कैन सी हियर आर्जिनिन, आर्जिनिन को आप देख सकते हो, ये पूरा ब्लॉक बेटा आर्जिनिन के लिए है, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेटा तो आर्जिनिन एक ऐसा है कोडॉन जिसके लिए बेटा 6 अमीनो एसिड्स, इस आर्जिनिन के लिए बेटा 6 कोडॉन अवेलेबल है। नॉट ओनली दैट, सेरिन को देख लो। इफ यू वांट टू सी सेरिन हियर, देयर इज अ सेरिन, एंड सेम ब्लॉक हियर अगेन सेरिन। तो बेटा आर्जिनिन के साथ साथ सेरिन भी एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके लिए 6 कोडॉन्स अवेलेबल है। But not only the serine, there is another one, and that is the leucine. If you see the leucine, here is the leucine, यहाँ पे देखो आप। तो अगर आप ल्यूसिन को देखोगे तो ल्यूसिन भी है बेटा। तो आपको बेटा ऐसे 3 अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे जिनके लिए 6 कोडॉन्स अवेलेबल है। यस, ठीक है, 6 कोडॉन वाले हो गए। अब 4 कोडॉन वाले पे चलो। 4 कोडॉन अवेलेबल है, जैसे कि वैलिन है, वैलिन के लिए बेटा 4 कोडॉन अवेलेबल है। एलेनिन के लिए 4 कोडॉन अवेलेबल है। थ्रियोनिन के लिए 4 कोडॉन अवेलेबल है। प्रोलीन के लिए 4 कोडॉन अवेलेबल है। यस, है ना, परफेक्ट, ठीक है, दैट्स इट, डन हो गए 4 वाले, 4 वाले खत्म। ठीक है, तो 4 वाले कितने हैं? देयर आर ओनली 4, 1 2 3 4। ठीक है, 3 ऐसे कोडॉन है जिनके, 3 ऐसे अमीनो एसिड है जिनके लिए 6 कोडॉन अवेलेबल है। 4 ऐसे अमीनो एसिड है जिनके लिए बेटा 4 कोडॉन्स अवेलेबल, इट हैज द 4 कोडॉन्स। हेलो, आर यू गेटिंग दिस? यस। है ना, इसको डिकोड करो बच्चों, ये नहीं कि रटना है, क्यों रटना है, बट इज नीड ऑफ रटना है। ठीक है ना, देखो यहाँ ये देखो, हमें तो समझ में आ गया। और एक चीज अगर हम लोग पूछे अभी कि ऐसे कितने अमीनो एसिड्स हैं जिनके लिए 3 कोडॉन अवेलेबल है, इज देयर एनीवन, ऐसा कोई भी एक बताओ जिसके लिए 3 कोडॉन अवेलेबल है। सो देयर इज वन, देयर इज वन विच इज रिलेटेड टू द मिथ्योनिन। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको आइसोल्यूसिन वाला दिखाई देता है। यस और नो? हेलो, आइसोल्यूसिन इज देयर। तो आइसोल्यूसिन बिल्कुल सिंपली बेटा 3 कोडॉन है, आप देख सकते हो। 3 कोडॉन आइसोल्यूसिन वाला एक ही, वन सिंगल। बाकी आपको दिखाई दे रहा है क्या कहीं? ना, बाकी जितने बचे वो सारे 2 कोडॉन वाले हैं। सिर्फ एक चीज है जो कि 3 कोडॉन अवेलेबल है, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के लिए भी 3 है, मतलब ये देखो, ये यहाँ पे देखो और ये वाला। सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब जो स्टॉप कोडॉन आपको दिखाई देता है ये एरिया में, अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देता है। बाकी बेटा टायरोसिन, हिस्टैडिन, ठीक है, एस्पार्टिन, एस्पेरजीन, है ना, देन लाइसिन, देन यू कैन से द एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, है ना, ये सब के लिए। ओके, यहाँ पे 5वां भी जो ग्लाइसिन को हमने छोड़ दिया था, ग्लाइसिन भी बेटा 4 वालों में आता है। तो देयर आर 5 व्हिच शोज दी, है ना। सो दिस वे यू हैव टू जस्ट decode it, just decode it, okay? If you decode it you will know it, when you know it, है ना, साइमल्टेनियसली जब भी बेटा आप इसको आप रटने की कोशिश करोगे तो ये आसानी से आपको आ भी जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो। देखो, ये बॉक्स बनाना कोई बड़ी बात तो है ही नहीं किसी के लिए भी, इज देयर, है ना। ये बॉक्स बनाना किसी के लिए बड़ी बात है क्या? इधर बेटा यू टैग लिखना है, ये साइड में यू टैग लिखना है,
बट बाकी हर बॉक्स में यू क्या लिखना है, तो दैट बॉक्स विल बी मेड वेरी इजीली, है ना। अब पहले ही अगर आप पहला वर्टिकल देखते हो, कॉलम नॉट रो, तो अगर आप कॉलम देखोगे तो उसमें बेटा आपको चीजें देखने को मिलेगी, कॉलम वाइज ही पढ़ना, कभी रो वाइज नहीं पढ़ना। कॉलम वाइज पढ़ोगे तो इजी जाता है, ठीक है। मतलब ये पहला दो तो फेनिलेलानिन है, ठीक है। फिर बाद में बेटा बाकी 6 आते हैं ल्यूसिन, फिर 3 आते हैं आइसोल्यूसिन और वैलिन है। तो पहला चार्ट बहुत ही आसान है, ठीक है। पहला वाला पोर्शन जो है फेनिलैलानिन, देन ल्यूसिन 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 ल्यूसिन, सारे सीयू वाले ल्यूसिन है ना। सो यू कैन अरेंज देम बाय एनी न्यूमोनिक्स व्हाट यू वांट, ठीक है। जैसे भी आपको चाहे वैसे आप इसका कोई न्यूमोनिक बना सकते हो, बट अंडरस्टैंड यू हैव टू गो एज ए कॉलम नॉट रोज में मत जाओ, ठीक है। क्योंकि कॉलम में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, फर्स्ट सिर्फ बेटा रो में आपको स्टॉप कोडॉन का फायदा मिलेगा, बाकी कॉलम में आपको बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप आर्जिनिन के बारे में बात करोगे, तो आर्जिनिन का जो है एक कॉलम में आ जाता है, एक कॉलम में आ जाता है, जी के कॉलम में आर्जिनिन आता है, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड, या जी के ही कॉलम में ग्लाइसिन भी आता है, या जी के कॉलम में सिस्टीन भी आता है, ठीक है। सो ये वैसे आता है। सी के कॉलम में देखो सेरीन, सी सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलेनिन। मतलब जो सेकंड कॉलम है वो बहुत ही आसान है, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनाइन, एलेनिन। थर्ड कॉलम देखो, थर्ड कॉलम जो है, थर्ड कॉलम में आपको बिल्कुल दो 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 ही दिखाई देते सारे, ऑल आर टू टू टू। सेकंड कॉलम की खासियत देखो, सेकंड कॉलम को अगर आप देखोगे तो आपको बेटा चार चार ही दिखेंगे सारे, ऑल फोर 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 फोर। यस, है कि नहीं। उसके बाद में है, अगर आप थर्ड कॉलम का देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये टू है, ये टू है, ये टू है, टू एंड देन टू एंड देन टू एंड देन टू एंड देन टू, दो दो के हैं, ठीक है। टायरोसिन, फिर स्टॉप कोडॉन, फिर हिस्टिडीन, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेटली बेटा पहला वाला आसान है यार, फेनिलैलानिन, फिर डायरेक्ट ल्यूसिन 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 ल्यूसिन, फिर बेटा आइसोल्यूसिन, फिर एक जो है वो तो आपको पता ही है, स्टार्ट कोडॉन है, और आखिरी में वैलिन है। सो मैंने ये कहा कि आपको रटने की वैसी जरूरत है नहीं, जस्ट लुक इट, है ना, लुक इट फॉर सम वाइल, यू विल नो इट। बहुत आसानी से बेटा आप समझ जाओगे, है ना, बहुत ही आसानी से ये आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली कुछ सर, बहुत बड़ा बिग इशू है नहीं। हेलो, डायरेक्टली सब पूछता है क्या कि ये कोडों का कौन सा अमाइनो एसिड है? देखो यहाँ पे ये बात हमको अभी तक तो ऐसे कोई क्वेश्चंस है नहीं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जहां पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट उसके सपोर्ट में मैंने बताया कि आपको यू 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 ए जी 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 सी 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 पता होना चाहिए, ठीक है। जस्ट रिमेम्बर इट। दूसरा वैलिन वाला पता रखो, क्योंकि वैलिन वाला और ग्लूटामिक एसिड वाला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है बच्चों, क्योंकि ये आपका सिकल सेल एनीमिया में मेंशन्ड है। यस और नो, हेलो, है यस ना। सर। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि आई एयूजी और यूजीजी वाला फंक्शन, एयूजी तो बेटा मिथ्योनिन और यूजीजी है ट्रिप्टोफैन है, बाकी ऐसे भी याद रहता है, इसमें कोई मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहाँ रट के जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इफ यू प्रेडिक्ट, मतलब जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप कंफ्यूजन भी आपको आ रहा है, तो जस्ट यू कैन राइट इट डाउन, जस्ट मतलब ये करोगे ना, ऐसे करोगे, आपको पता है यू कैग लिखा है, यू कैग यहाँ पे, जैसे कि यू कैग, ये यू कैग है, ठीक है। आपको पता है कि जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि वेयर इज द थ्रियोनिन, तो थ्रियोनिन आपने देख के रखा है, आपको पता है कि थ्रियोनिन जो है ना, कहाँ पे आता है, ऑन द सेकंड सेकंड कॉलम थर्ड ब्लॉक। तो थ्रियोनिन अगर यहाँ पे आता है तो ये फिर से यू क्या हो गया तुम्हारा, तो बेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, दैट मींस इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ए सी, लाइक दैट यू कैन, है ना। सो यहाँ देखो लोग, आपको आ गया, वंस यू नो द ए सी, बाकी तो आपको पता ही ये चार है। हेलो, सर टेक्निक समझ में आई क्या। यस सर। टेक्निक समझ, रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट जस्ट नो इट कि कौन से ब्लॉक में क्या है, आपको दिखता है वो। हेलो, यस। ओके। तो आप इसके लिए कोई भी निमोनिक भी बना सकते हो, सेकंड कॉलम के, सेकंड कॉलम का निमोनिक क्या है आपको पता अगर हो गया, सेकंड कॉलम का निमोनिक तो सेरिन 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 है, प्रोलिन 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 है,
ठीक है, जो भी आपको बना आप बता सकते हो, सेरीन का, प्रोलिन का, थ्रियोनिन का, एलेनिन का, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, है ना। नाउ दिस इज अगेन, यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अरेंज इट, नो नीड ऑफ मगिंग इट राइट नाउ, जस्ट गो थ्रू इट प्रॉपरली। अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ पे इसको, इसके निमोनिक्स बता दूंगा, बट आप, मैं चाहता हूँ कि आप खुद बनाओ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे आर्जिनिन है, ये पक्का है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये लास्ट में ग्लाइसिन ठीक है, मतलब एकदम आखिरी वाला कॉलम ग्लाइसिन का ही तो है ना। जी जी यू, जी जी सी, जी जी ए, जी जी जी, व्हाट इज ऑल दीज आर ग्लाइसिन्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। ये इतना आसान है ना, मतलब जस्ट यू गो थ्रू इट 2-4 टाइम्स, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे जाना है, ये नहीं कि रट रहे वहां पे, डोंट गो थ्रू। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपको करना क्या है, ये ब्लॉग बना लो ऐसा, खुद ही ब्लॉग बना लो, डोंट राइट डाउन दैट फोर्थ वन, बस ये ब्लॉग बना दो और लिख के देखो, यहाँ पे तुम्हें याद आना चाहिए, जस्ट इफ यू रिमेम्बर कि सर यहाँ फेनिलएलानिन 2 बार आता है, यहाँ फिर यहाँ पे फिर वो लाइसिन लूसिन आ जाता है, फिर इसमें वही पूरा ब्लॉक है, देख लो, ये देखो आ गया, ल्यूसिन 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 ल्यूसिन, डन। ठीक है, तो इफ यू रिमेम्बर दिस वे, देखो ये ल्यूसिन वाला इधर आ गया, दो तो ये ल्यूसिन है, फिर यहाँ चारों बार ल्यूसिन है, फिर यहाँ पे कौन है, तो आइसोल्यूसिन आता है 3 बार, और एक तो अपना स्टार्ट कोडॉन है एयूजी, बाकी ये कौन है सर, ये वाले वैलिन है, डन। क्या हो गया क्या, हेलो, यस। बहुत इजी है रे, मतलब इट्स नॉट दैट मच बिग इशू, ठीक है। अब वो सो मेक इट, यू विल हैव इट, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हमें मेन चीज देखनी है कि ये जो कोडॉन है, इनके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये नहीं आते कि कौन सा अमीनो एसिड किसे कोड कर रहा है, वो आते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। आप जिसको कोडॉन बोलते हो, ठीक है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप बोलो, क्वेश्चन पूछो। सर ये आपने जो बताया था ना सिकल सेल एनीमिया के लिए, हाँ, उसमें अगर दो वैलिन में 2 बेस पेयर भी चेंज हो जाएगा तो भी वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड। तो नहीं पर होता एक ही है ना, जो होता है वो पढ़ रहे हैं हम, आप क्या चाहते हो ये नहीं पढ़ रहे, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन, सब में वो हाउ एक इट ही होता है। हैपेंस। हाँ, सब में ही वो एक ही होता है। वो पॉइंट म्यूटेशन है, दैट इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सेंट्रल अमीनो एसिड, सेंट्रल बेस, ठीक है, वो सिर्फ सेंट्रल बेस चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं होता, यस। यस सर। नाउ यहाँ पे आते हैं बच्चों, द साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। साइलेंट फीचर क्या है, क्या क्या स्पेशलिटी है इसमें, देखो सबसे पहली चीज है बच्चों, द कोडॉन इज ट्रिपलेट। कोडॉन क्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है, वो 3 कोडॉन 3 बेस से बना हुआ है, दैट इज ओनली द पॉसिबिलिटी, है ना, तो ये कोडॉन इज अ ट्रिपलेट, ओके। तो हमारे पास 61 कोडॉन है, कोड फॉर द अमीनो एसिड्स, एंड 3 कोडॉन्स आर देयर which actually code for the stop, है ना, that is a nonsense codon, इनको हम लोग कहते हैं। नाउ इनके नाम तो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ये है, इसका नाम है UAA, फिर दूसरा नाम है बेटा UAG, और तीसरा है बेटा UGA। अब ये UG है, इसको कहते हैं ओपाल, ठीक है, और इसको कहते हैं एम्बर, ठीक है। अब इनको आप याद रख सकते हो, अगर आपने गोलमाल मूवी देखी है, गोलमाल, तो उसमें तुषार कपूर है एक, ठीक है, वो गूंगा होता है, हेलो, सीन, है ना, यस सर। तो वो हमेशा उसको गोपाल को ओपाल बोलता है, करेक्ट है, तो यहाँ पे जी उसने छोड़ दिया है, सेंटर में जी है तो ओपाल है, और सेंटर में ए है तो उसका नाम है अंबर, ठीक है। जस्ट इफ यू रिमेम्बर दिस, यू विल रिमेम्बर, ओके, UAG एंड UGA, ये 2 चीजें हैं, इफ यू रिमेम्बर, बाकी ये जो है बेटा ये ऑक्रे है, UAA, ये आपको याद रहेगा, नो इश्यू इन दैट। सो द कोडॉन इज ट्रिपलेट,
ठीक है, 61 codons code for the amino acid, 3 codons do not code for any amino acid and hence they function as a stop codon. कौन कौन से हैं? अगेन UGA, UAG, ठीक है, एंड UAA, दैट्स इट। ये ओकेरे हैं, ये है बेटा एम्बर, ये है ओपाल, ठीक है। नाउ जेनेटिक कोड इज अ स्पेसिफिक, अब बिल्कुल डेफिनेटली बेटा इट इज अ स्पेसिफिक, ये बहुत ध्यान से समझना, पहले समझ लेना, ठीक है। जेनेटिक कोड एक स्पेसिफिक चीज है। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? जस्ट अंडरस्टैंड दिस। one codon codes for only one amino acid, hence it is unambiguous, yeah, non-ambiguous and specific. For example, if I will say just like GGA, अगर GG है इसका मतलब कि बेटा ग्लाइसिन ही इसका मतलब है, बस। Whenever I read the GGA, I will only bring the amino acid glycine. Whenever I will read something like that word, the GCU, I will bring the amino acid alanine. So GCU का हमेशा मतलब जो है मीनिंग एलानिन ही होगा, चाहे आप दुनिया भर का कोई भी सेल उठा लो, ठीक है, कोई भी स्पीसीज उठा लो, हर एक के केस में GCU का मीनिंग बेटा एलानिन ही होता है। अगर mRNA के ऊपर GCU पढ़ा जाएगा तो tRNA एलानिन वाला ही आएगा, tRNA एलानिन ही लेके आएगा। अगर बेटा mRNA के ऊपर अगर हम लोग A पढ़ लेते हैं तो बेटा tRNA लाइसिन ही लेके आएगा। अगर हम mRNA के ऊपर U रीड करते हैं तो बेटा tRNA फेनिल एलानिन ही लाएगा। सो देयर इज नो कंफ्यूजन, U का मतलब कोई दूसरा नहीं होता। तो यहाँ पे नॉन एम्बिग्विटी का मतलब है कि वन कोडॉन ओनली कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, दैट इज व्हाट द पॉइंट। हेलो, दिस शुड बी अंडरस्टूड। व्हाई? ये क्यों कंफ्यूज करता है बाद में? क्योंकि जब हम तीसरा उसका फैक्टर पढ़ते हैं, तीसरा फैक्टर क्या है? जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। इसका क्या मतलब है डीजेनरेट? अगर आप कोडॉन के हिसाब से देखोगे, इफ यू थिंक दिस फ्रॉम द कोडॉन साइड, इट इज स्पेसिफिक, it is non-ambiguous, there is no confusion। मैंने अगर AUG बोला तो आप बोलोगे मिथ्योनिन, मैंने अगर UUU बोला आप बोलोगे फेनिलएलानिन, मैंने अगर GGG बोला तो आप बोलोगे ग्लाइसिन। देयर इज नो कंफ्यूजन। ये वाला पॉइंट यही है, सेकंड वाला पॉइंट। बट थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? अगर मैं बोलता हूँ वैलिन, अगर मैंने बोला वैलिन तो आप बोलोगे सर वैलिन मतलब पॉसिबल है कि GGGUAU हो, GUC हो, या GUA हो सकता है, या GUG हो सकता है। दैट इज ऑट द पॉइंट। तो अगर आप अमीनो एसिड की तरफ से सोचोगे तो ए सिंगल अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, इज इट नॉट? सो व्हेन यू थिंक from the side of the codon, it is non-ambiguous, but when you think from the side of the amino acid, it is degenerative. Why? Because there are only 20 amino acids and the 61 codon, तो obviously बेटा, है ना, बिल्कुल सही है। मतलब आपके पास सिर्फ 20 ही चीजें हैं, है ना, और 61 बेटा क्या बोलते हो नाम है, वर्ड्स है आपके पास, 61 वर्ड है। तो आपने क्या किया, है ना, किसी एक चीज को 4 नाम दे दिए, किसी दूसरे चीज को 6 नाम दे दिए, ऐसा किया ना हमने? अभी तो देखा मैंने आर्जिनिन के लिए 6, है ना, वहां पे बेटा वर्ड्स दे दिए हैं, 6 वर्ड्स फॉर द आर्जिनिन। यस और नो? एक सिंगल आर्जिनिन हैव अ 6 कोडॉन्स, सेरिन हैज द 6 कोडॉन्स, है ना, तुम्हारा ल्यूसिन हैज द 6 कोडॉन्स। इफ दैट इज द ट्रू थिंग तो इट इज अ डीजेनरेटिव, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। यस एवरीवन, हेलो, ये क्लियर है रे? ये yes पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नाउ जेनेटिक कोड इज अ कॉमालेस। इसका क्या मतलब है? इसको बड़ा ध्यान से समझो। whenever I will write a sequence here, देखो ये सीक्वेंस मैंने लिखा, यहाँ पे 5 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, AUG UUU CCC, है ना, GUC whatever मे बी, ये 3 है। मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ? ऑलवेज आई रीड इन दिस डायरेक्शन, AUG फिर UUU फिर CCC फिर GUC, इस तरह से ही पढ़ता हूँ। मैंने ये नहीं किया कि मैंने AUG पढ़ा, U को छोड़ दिया,
फुल स्टॉप है, यूयूसी पड़ा, ऐसा नहीं होता। I don't give spaces, I don't use as a comma or exclamatory mark or nothing, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं छोड़ा जाता है, इट शुड बी रीड इन अ कंटिन्यूअस मैनर। ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर्स में। कंटिन्यूअस मैनर मतलब क्या है, एक के बाद दे ऑलवेज रीड शुड बी इन द कंटिन्यूअस फैशन, ठीक है। एक ट्रिपलेट खत्म हुआ तो दूसरा ट्रिपलेट पढ़ो, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा पढ़ो, तीसरा खत्म हुआ तो चौथा पढ़ो। इस तरह से बेटा ये होता है। देयर इज नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, ठीक है। yes, so it is a no, है ना, there is a no ना comma, it's comma less, full stop less, anything, there is nothing, ठीक है। there are no punctuations, पक्का, हेलो, ठीक है। Yes. एक और पॉइंट है बेटा, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। अभी नियरली इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में या बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा जीयूजी एक्ट्स एज ए मिथ्योनिन एंड स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो डीएनए होता है उसमें जीयूजी एक्ट्स एज ए स्टार्ट कोडॉन, एंड ऑल्दो यहाँ पे जीयूजी इज एक्टिंग लाइक ए फॉर वैलिन, बट इन दैट केस इट एक्ट्स एज। तो एक दो केसेस अगर आप छोड़ोगे तो बेटा आप यूनिवर्सल मतलब हर एक स्पीसीज में, जो भी हम लोग 1.8 मिलियन स्पीसीज जानते हैं, ठीक है, उनके सब में बेटा यही है, मतलब जीयूजी मतलब वैलिन ही है, इसका कोई, है ना, देयर इज नो कंफ्यूजन, इट्स यूनिवर्सल, इट्स एग्जैक्टली यूनिवर्सल। इसीलिए तो हम इवोल्यूशन के कंसेप्ट को, एंसेस्ट्री वाले कंसेप्ट को मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देखो, ये फॉसिल मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, वो मुद्दा पे नहीं है, वो मुद्दे पे नहीं है, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे चले गए, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे बेटा हम सारे ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल सेल बैक्टीरिया, ठीक है, टू बेटा इट इज लार्जेस्ट व्हेल और समथिंग, ठीक है। तो ये जो हम्बैक व्हेल वगैरह जो इतने बड़े बड़े व्हेल है, उन सब में जीयूजी विल कोड फॉर वैलिन ओनली, है ना, या जीसीजी कोड फॉर एलानिन ओनली, इट्स यूनिवर्सल। स्टॉप कोडॉन 3 ही है और वो यूनिवर्सल है ना। सो बी केयरफुल अबाउट दिस वन। So genetic code is nearly universal. A particular codon codes for the same amino acid in all organisms from bacteria to the higher plants and animals. So for example, from bacteria, human, UUU would code for the phenylalanine. It will not change. ठीक है। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी UUU को बाहर निकाल करके दिखा रही है। Yes. So some exceptions to this rule have been found in mitochondrial codon, माइटोकॉन्ड्रिया, और इन सम प्रोटोजोन्स में भी बेटा आपको ऐसे चीजें देखने को मिलती है, जिसमें स्टॉप कोडॉन जो है, स्टॉप कोडॉन इज आल्सो कोडिंग फॉर समथिंग, सम अमीनो एसिड, ठीक है। जैसे सेलेनेसिस्टिन नाम का अमीनो एसिड आता है, उसके लिए फिर बेटा स्टॉप कोडॉन भी कोड करता है। सो यू नो दैट इज व्हाट द एक्सेप्शनल केसेस, वो बहुत ही रेयर है, ठीक है, सब में नहीं मिलता। इसीलिए ये यूनिवर्सल जो है ना, मतलब जो रूल है वो नियरली यूनिवर्सल, हमारी एनसीईआरटी बड़ा है ना, बिल्कुल बच के पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती है, ठीक है। हाँ पूछो, क्वेश्चन पूछो। सर थोड़ा अजीब है क्वेश्चन, लेकिन हमारे हमको स्टार्टिंग मतलब हमारे बॉडी को स्टार्टिंग से कैसे पता चला कि ये कोडॉन से ये अमाइनो एसिड आता है ऐसा? किसे पता चला? किससे पता चला है? किसी को कुछ नहीं पता चला। मतलब बॉडी को ऐसा, मतलब टीआरएनए को पता देखो कैसे चलता है सबसे कि? पहली बात तो हमारी बॉडी पहले बनी ही नहीं, हमारी बॉडी बहुत बाद में आई है, ठीक है। जैसे हम यूनिवर्सल कह रहे तो पहले ये बैक्टीरियाज में ही तय हो गया ये रूल्स, हमारे अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो बस उसके मल्टी सेलुलर ग्रुपिंग्स है बैक्टीरियाज के। पहली क्लियर बात है ये, हेलो। यस। पहला तो यही समझो। दूसरा दूसरा ये है कि मॉलिक्यूल्स विल इंटरैक्ट, यू नो, मॉलिक्यूल्स फर्स्ट, ये तो बाद में आता है। पहले तो प्रोटीन ही बना, पहले मैंने आपको बताया, ये बार बार बताया, पहले ना आरएनए था ना ही डीएनए था, पहले बना प्रोटीन। यस। प्रोटीन्स बनने के बाद में ये जो भी कॉम्प्लीमेंटरिटी आपको देखने को मिलती है कोडॉन ट्रेस में,
ठीक है। ये बेटा, ये डेफिनेटली इसको हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। ठीक है। दैट इज व्हाट द एरर मेथड। एरर मेथड समझते हो क्या? एरर में ट्रायल एंड एरर। ठीक है। तो दैट इज व्हाट द ट्रायल एंड एरर मेथड ओनली। यस। ठीक है। इसको हमने प्रूव भी किया है कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड से ही बना। समझ रहे हो आप लोग, है ना? तो ये बना फिर उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड से, और फिर बेटा वो एज ए रूल बनता चला गया और वो वैसे ही रहा। जो टिक गया, जो स्टेबल रह गया, वही सिस्टम्स फिर आगे चलती गई। ठीक है। सो इसका आंसर इतना आसान तो है नहीं तुम्हारे क्वेश्चन का, बट ये है कि हमारे अंदर तो ये कुछ हुआ है नहीं, क्योंकि हम बहुत बाद में आए। हमारा रोल कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हम बस समझ सकते हैं, इसकी डिस्कवरीज कर सकते हैं, ये एबिलिटीज हमें आ चुकी है। बाकी के पहले के एनिमल्स में नहीं है शायद। ठीक है, वी डोंट नो इट। बट मैं आपको जैसे भी यहाँ पे बता दूं कि देखो, मान ले, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना, कि इंटेलिजेंस इज नॉट व्हाट वी कैन से एन ऑथोरिटी। इट्स नॉट एन ऑथोरिटी। वी आर इंटेलिजेंट ऐसा बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। वाई? बिकॉज सपोज इफ आई विल अंडरस्टैंड दिस, मेरे आजू बाजू में जितने भी प्लांट्स है, ये थोड़ा वियर्ड लगेगा शायद, ठीक है, तुम्हारे जैसे क्वेश्चन जैसा ही, बट जितने भी मेरे आजू बाजू में जितने प्लांट्स है ना, वो मुझसे ज्यादा जीते हैं, मुझसे बढ़िया काबिलियत है उनमें। ठीक है। मुझसे ज्यादा बेटा इम्यूनिटी है। दे कैन स्टैंड इन द रेन वाटर एंड, है ना, हार्श एनवायरनमेंट बेटर देन मी, एंड दे कैन सर्वाइव फॉर 4000 years. I will die within 50 years, you know. So, but they do everything without brain. They do not have a brain. They do not have the nervous system. So where is the need of brain for the intelligence? Intelligence is different thing, you know. So this entire intelligence is in our DNA. Remember this. Hello. Yes, sir. है ना? So there is no need of brain for the intelligence, you know. If you see nature very carefully, you will understand this. So यहाँ पे ये जो इंटेलिजेंस है, मॉलिक्यूलर लेवल का इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसके बारे में हम चाहे तो मतलब मैं बहुत बड़ा प्रवचन आपको 10 12 13 घंटे या 4 5 दिन का दे सकता हूँ। इसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, बट है ना, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड थिंग राइट नाउ। वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी प्रिसाइजली, वेरी सिंपली, कि देखो, नॉन ओवरलैप जो भी मतलब आपको यूनिवर्सल रूल देखने को मिलता है, ये कुछ एक दिन में बना नहीं है। ये एक, है ना, जहां से शुरू हुआ है वहां से फिर बेटा वो आगे आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, क्योंकि उसी से नए नए ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते चले गए हैं। इसी के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल के एविडेंसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक और रूल है बेटा यहाँ पे, वो है, मैंने यहाँ पे लिखा है, वो है इट इज जेनेटिक कोड इज अ नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझो आप लोग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस बनाया है, इसको मैं रीड करता हूँ, AUG देन CUC देन GUG देन CC, इस तरह से मैं रीड करता हूँ। आई डोंट रीड इन दिस वे कि मैंने पहले AUG पढ़ा, उसके बाद में ए को छोड़ दिया, फिर UGC को पढ़ा, फिर ए और यू को छोड़ दिया, फिर GC। ऐसे भी नहीं होता ये। जैसे वहां पे ऊपर लिखा है कि इट इज इन द कॉन्टिग्यूअस फैशन। इस कॉन्टिग्यूअस फैशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब नहीं है। देयर इज नो कॉमा, देयर इज नो फुल स्टॉप, नथिंग। यस, हेलो, है ना? कॉमा फुल स्टॉप कुछ है नहीं बच्चों। वैसे भी यहाँ पे ओवरलैपिंग भी नहीं है, बस मतलब पहला 3 होने के बाद में दूसरा 3 पढ़ा जाएगा। दैट इज ऑल्सो द ट्रू थिंग। हेलो। सो इट्स अ नॉन ओवरलैपिंग। यस और नो? तीसरी चीज क्या? होती है, इट ऑलवेज हैव द पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब द कोडॉन मस्ट बी रीड फ्रॉम द 5 to 3 डायरेक्शन। इसमें कभी भी गलती नहीं होगी। मान लो अगर मैंने ये सीक्वेंस लिखा है AUG और मैं इसको AUG पढ़ता हूं, तभी वो मिथ्योनिन को कोड करेगा। यस, हेलो, है ना? नाउ ये AUG नहीं है मेरे लिए, although it is written AUG, but it's not AUG, it's actually a GUA. Now what it will code for something here, that is what the GUA, this is valine, you know. So
GUA एंड AUG इसमें फर्क है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट। दोनों ही तो AUG है, वो भी AUG नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, यूनिवर्सल लॉ है ये हर ऑर्गेनिज्म में, फ्रॉम अ सिंगल, इवन वायरस जो होते हैं, RNA वायरस जो कोरोना जो इतना घूम रहा है गोल गोल, उसके भी RNA में यही रूल है ना, उसके भी RNA में यही रूल है, 5 to 3 बस, ठीक है, वो ऐसे ही रीड होगा, यस और नो। तो यस। दैट विल बी डेफिनेटली है ना फॉलोड। देन आता है जेनेटिक कोड हैज एन इनिशिएटर कोडॉन, बिल्कुल सही बेटा। यहाँ पे इनिशिएटर कोडॉन है AUG, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। इसको हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिक कोड हैज एन इनिशिएटर कोडॉन, इट हैज अ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब, ठीक है, यहाँ दो पर्पस वो सॉल्व कर सकता है। कौन से AUG हैज अ ड्यूअल फंक्शन। ड्यूअल फंक्शन मतलब इट कैन कोड फॉर मिथ्योनिन, but as well as it also act as a initiator codon or the start codon, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ द कोडॉन, व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ द कोडॉन, डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन, इसका कोडॉन ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल वैलिन शोज द डीजेनरेसी, हाउ, बिकॉज वैलिन इज कोडेड बाय 4 डिफरेंट कोडॉन्स, करेक्ट है, ये डीजेनरेसी है। So beta, can you give any 2 examples of the amino acid which do not follow the degeneracy? अब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया। ऐसे 2 अमीनो एसिड के नाम बताओ जो डीजेनरेसी फॉलो नहीं करते। ऑब्वियसली मिथियोनिन, because methionine is only coded by one codon, that is AUG, or 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 TRP, है ना, दैट इज ऑल्सो। सो मैं आपसे फिर से वही पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन सिंपल वही है, मैंने उसको पहले सिंपल मैनर में पूछा, ऐसा बताओ एक कोडॉन एक अमीनो एसिड कौन सा है। अब वो सिंपल चीज थी, अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इन द रूल फॉर्मेट में बोलते हैं कि क्या आप ऐसे 2 कोडॉन बता सकते हो जो डिजेनरेसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यस सर, 2 है, मुझे पता है। यस, नाउ यहाँ पे एक और नोटिस करो, ये जो AUG है इसका एक प्रॉब्लम है, ये स्टार्ट कोडॉन है दोनों में ही, चाहे आप प्रोकैरियोट में ले लो तब भी स्टार्ट कोडॉन है और यूकैरियोट में भी स्टार्ट कोडॉन ही है। बट प्रोकैरियोट में जो मिथियोनिन है उसका एक अलग फॉर्मेट मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिल मिथियोनिन, ठीक है, जिसको हम लोग F मेट कहते हैं, फॉर्मिल मिथियोनिन, ठीक है। तो फॉर्मिल मिथियोनिन इज ऑलवेज अ फर्स्ट अमीनो एसिड, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द, और यहाँ पे तो मिथियोनिन ही होता है। तो जब आप यूकैरियोट्स में देखोगे तो हमेशा मिथियोनिन ही होता है, बट जब आप प्रोकैरियोट्स में देखोगे तो पहला अमीनो एसिड हमेशा फॉर्मिल मिथियोनिन होता है। मजेदार बात तो अब आगे है, मजेदार बात तो अभी आगे है, पर देखो मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल का सीक्वेंस यहाँ पे बना लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने सीक्वेंस बना लिया। सीक्वेंस यहाँ से शुरू होता है, द सीक्वेंस इज द AUG CCC UUU AAA, ठीक है, अगेन आया बेटा AUG एंड आई विल टर्मिनेट, यहाँ पे आगे चलेंगे जो भी होगा फिर यहाँ होगा। राइट नाउ अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये AUG को पढ़ करके सबसे पहले फॉर्मिल मिथियोनिन लगेगा, बाकी CCC को रीड करके दूसरा अमीनो एसिड UU को जोड़ करके फिर AAA को। बट जैसे बेटा ये वाला अमीनो एसिड जुड़ा, ये अमीनो एसिड अटैच हुआ, ये अमीनो एसिड अटैच हुआ, यहाँ पे क्या होगा फिर, तो यहाँ पे आएगा बेटा मिथियोनिन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में फॉर्मिल मिथियोनिन हर जगह पे नहीं लगता, हमें ये समझना है कि जो पहला AUG स्टार्ट कोडॉन होता है वहीं पे फॉर्मिल मिथियोनिन अटैच होगा। आर यू श्योर? हेलो, यस। पहला वाला जब AUG पढ़ा जाएगा, बीच में AUG आते हैं, बीच में भी AUG होते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक बार हो गया तो, ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बट जो पहला है AUG उसको रीड करने पे ही फॉर्मिल मिथ्योनिन अटैच किया जाता है। बाकी जो आवाज में बीच बीच में कभी अगर AUG आए
तो उसमें नॉर्मल मिथ्योनिन अटैच किया जाता है। कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, पूछ लो। नो हाँ बेटा, नहीं है, चलो। तो यहाँ पे नोटिस करो बेटा कि ये वाली सिंपल सी बात थी यार, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये नाम मैंने पहले भी बता दिया आपको, स्टॉप कोडॉन वाले, ऑखर, एम्बर, ओपाल। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, मैंने ट्रिक बता दिया। ये गोपाल तो याद रही लो, ठीक है। ये एम्बर है, ए बीच में है ना। बाकी यू ए ऑखर है। एनीवे, सो क्या प्रीवियस पार्ट क्या होता है, मतलब कौन सा टॉपिक बोलो ना, ये क्या होता है। जब हम अमीनो एसिड्स को जोड़ने की बात करते हैं, एफ मेट वाला, तो जब हम अमीनो एसिड बैक्टीरिया में बोलते हैं ना हम लोग कि एयूजी कोड फॉर द फॉर्मिल मिथ्योनिन, बट है ना, एयूजी नहीं, जो इनिशिएटर एयूजी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एयूजी यहाँ पे भी आया ना 5वें नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, 5वें नंबर पे भी एयूजी है ना। एट द फिफ्थ नंबर द एयूजी इज नॉट बिहेविंग एज अ स्टार्ट कोडॉन। पहली बात तो ये समझो ना, हेलो, ठीक है। AUG is not behaving as a start codon when it is present at the fifth point, है ना। जब वो पहले नंबर पे है तभी बेटा वो इनिशिएटर कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन जैसा रोल प्ले कर रहा है। और प्रोकैरियोटिक सेल तभी बेटा पहले जगह पे ही फॉर्मिल मिथ्योनिन लगाता है। बाद में जब भी कोई AUG बीच पे मिलेगा तो वो सिर्फ मिथ्योनिन ही लगाएगा। क्लियर है क्या? है ना। सो एनीवे, दैट इज नॉट बिग बिग इशू। ठीक है, तो बस इतना तो याद रखो कि जब स्टार्ट कोडॉन होगा प्रोकैरियोट्स में तो फॉर्मल मिथ्योनिन लगता है, यूकैरियोट्स में ओनली मिथ्योनिन लगता है एट द AUG। ठीक है, सो तो यहाँ पे हम देखेंगे कि म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, ये बातें हमने मतलब पहले भी मैंने बिल्कुल क्लियर की है बेटा। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, क्रोमोसोमल एबरेशंस क्या है, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू, है ना। क्रोमोसोमल एबरेशन पे ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, एलो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। इवन वी हैव टॉक्ड अबाउट द ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन, जो जो चेंज होता है इन द सिकल सेल एनीमिया, दैट वी आल्सो हैव स्टडीड। ठीक है, यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी कुछ अजीबोगरीब एग्जांपल देके आपको समझाना चाहती है। ठीक है, ओरिजिनल सीक्वेंस है राम हैज रेड कैप, ट्रिपल ट्रिपलेट ट्रिपलेट, इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन हैज एंड रेड। तो यहाँ पे देखो राम हैज ब्रेड BCAP, मीनिंग ही खराब हो गया। Insert two letters at the same places. Ram has bill EDC app, पता नहीं कौन सा ऐप है, ठीक है। बट अगर आपने 3 लेटर एक साथ फिर से इंसर्ट कर दिया तो राम हैज बिग रेड कैप, तो वो हम लोग ये कह रहे हैं कि जब आप सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर को हटाते हो और लगाते हो तो फ्रेमशिप म्यूटेशन होता है, रीडिंग फ्रेम चेंज होगा। अगर आप 2 बेसेस को अटैच करते हो तब भी बेटा फ्रेमशिप म्यूटेशन होता है, रीडिंग फ्रेम चेंज होगा। बट अगर आपने 3 बेस पेयर एक साथ लगा दिए तो फिर रीडिंग फ्रेम नहीं चेंज होता। ठीक है, रीडिंग फ्रेम वैसा का वैसा रहता है, यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट मुद्दा ये है कि अगर आप 3 बेसिस बस एक ही पोजीशन पे अटैच कर रहे हो तो ही बेटा ऐसा होगा। अगर आपने बी यहाँ पे लगाया होता, आई इधर लगाया होता है, जी इधर, तो बेटा अगेन द रीडिंग फ्रेम मस्ट हैव बी चेंज्ड। ठीक है, और सारी चीजें बदल जाएंगी। यस और नो? हेलो, है यस। ना। तो फ्रेमशिप म्यूटेशन मैंने वैसे भी पहले आपको बताया है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ही होता है कि एक कोई सिंगल बेस पेयर या तो बेटा चेंज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, या तो इंसर्ट होगा, या तो सब्स्टिट्यूशन होगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने सब्स्टिट्यूशन में बेटा 2 प्रकार के बताए आपको। क्या क्या सब्स्टिट्यूशन होता है बताओ? एक क्या होता है रे? ट्रांजिशन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? ट्रांसवर्शन। क्या मतलब है इसका ट्रांजिशन का? ट्रांजिशन का मतलब होता है अगर प्यूरिन की जगह पे प्यूरिन ही लगे, या पायरिमाइडिन की जगह पे अगर पायरिमाइडिन ही सब्स्टिट्यूट हो, मतलब ए की जगह जी लगे और जी की जगह ए लगे, तो है ना, या तो बेटा सी की जगह यू लगे, ठीक है, या यू की जगह सी लगे,
तो बेटा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट दी, है ना, प्यूरिन टू प्यूरिन, पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन, अगर ऐसा होता है तो उसे मैं ट्रांजिशन कहता हूँ। ट्रांसवर्शन क्या है? अगर कहीं पे बेटा ए है और वहां पे बीच में सी या यू लग जाएगा, मतलब प्यूरिन विल बी रिप्लेस्ड बाय द पेरिमाइडिन और वाइस वर्सा, सो दैट्स कॉल्ड एज व्हाट द ट्रांसवर्शन, उसे हम लोग ट्रांसवर्शन कहते हैं। हेलो, यस और नो, यस है सर। ना, इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये फ्रेमशिप म्यूटेशन वगैरह सारी चीजें मैंने बताई है। तो हम लोग डायरेक्टली बेटा फ्रेश, हमारा जो मेन पॉइंट है, अब उसकी तरफ चलते हैं। देखो, है ना, लास्ट मतलब पेपर अगर देखा है कि नहीं पता नहीं, मैंने तो बोला है आपको, आरएनए पॉलीमरेज 3 का क्वेश्चन आ गया। कल परसों ही मैंने पढ़ा है आपको, आरएनए पॉलीमरेज 3 का ट्रिक भी बताया। 3 क्या करेगा, टीआरएनए बनवाएगा, 5 एसआर आरएनए बनवाएगा, एसएन आरएनए बनवाएगा। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। इट्स सो इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है कि आपको मैंने बताया कि आरएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन, लास्ट क्लास में बताया कि उसको इनिशिएशन वाला फैक्टर नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब वो उसमें सारी चीजें करने की एबिलिटी खुद में ही है, वो आरएनए पॉलीमरेज खुद इनिशिएट करता है, खुद बेटा इलोंगेशन करता है, खुद ही बेटा वो अनजिपिंग प्रोटीन चाहिए, हेलिकेज लाओ, फिर तोड़ो, फिर वो आएगा, वो सब कुछ होता नहीं है। तो आरएनए पॉलीमरेज सारे काम कर सकता है ना। सो दैट इज, ये सारी चीजें वहां पे हमें, है ना, वो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। एनीवे तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन और आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में एक फर्क बिल्कुल अच्छे से याद रखना, जो मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में, फिर एक बार बता देता हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज रिक्वायर्स ए प्राइमर, इनिशिएशन प्राइमर, जो कि 3' एंड पे अटैच होगा। बट ट्रांसक्रिप्शन में किसी प्राइमर की जरूरत नहीं है। एंजाइम खुद अनजिपिंग करेगा, इनिशिएशन करेगा, इलोंगेशन करेगा, टर्मिनेशन करेगा। आरएनए पॉलीमरेज खुद करेगा सब कुछ। हेलो, इज इट क्लियर और नॉट, है ना। और सेम यही क्वेश्चन जो मैंने कल परसों आपको बताया था, वही क्वेश्चन जो है ना, मतलब सुबह आपको पढ़ाया था, वही बेटा क्वेश्चन वहां पे आपको दोपहर में, मतलब आपको नहीं, उनको आया है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। इवन आरएनए पॉलीमरेज का वो भी क्वेश्चन सुबह सुबह हमने पढ़ा था। आरएनए पॉलीमरेज, है ना, 3 क्या करता है, वो भी क्वेश्चन बेटा आपको शाम को, है ना, आपको आया था। उसका ट्रिक मैंने आपको मॉर्निंग बताया, और शाम को वो क्वेश्चन है, मतलब जो नीट का पेपर है उसमें। सो बी सिंपल, व्हाट आई एम टेलिंग यू, बी सिंपल। जितना हम लोग बोल रहे हैं ना एनसीईआरटी से रिलेटेड और जो भी है, उसको थोड़ा सही से ग्रास्प करो, ठीक है। नाउ यहाँ पे आते हैं बेटा, इसीलिए मैंने अभी ये बताया सब कुछ कि ट्रांसलेशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है समझने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप एनिमेशंस ढूंढते फिरोगे तो आपके लिए तकलीफ होती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायग्रामेटिकली सारी चीजें वन बाय वन एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, ठीक है। नंबर 1 तो हम लोग एक प्लेन पेपर लेते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ही बेटा हम पूरा ट्रांसलेशन की प्रोसेस को समझेंगे। देखो, मेन थिंग ये है कि ट्रांसलेशन होगा कहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रांसलेशन अगर प्रोकैरियोटिक सेल का है तो साइटोप्लाज्म में ही होगा, है ना, राइबोसोम ही कराएंगे, ठीक है। और अगर बेटा यूकैरियोटिक सेल में है तो बेटा वो होगा ल्यूमेन। किसके ल्यूमेन में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, मतलब इस साइटोप्लाज्म में, वहां पे भी राइबोसोम ही कराएंगे। नाउ लेट्स बिगिन। देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अगर ट्रांसलेशन हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस वाली जो प्रोसेस है, उसमें देखो सबसे पहले तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए भाई। मतलब अगर आप प्रोटीन बनाना चाहते हो, यू वांट टू मेक प्रोटीन, तो आपको क्या क्या चाहिए बताओ। सबसे पहले तो आपको वो चीज चाहिए, मैसेज, एमआरएनए, ये चाहिए जिसने मैसेज लाया हो। और यही मैसेज हम लोग पढ़ेंगे, और ये पढ़ करके ही तय होगा कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। एमआरएनए पक्का, मैसेंजर आरएनए। नाउ दिस इज व्हाट द मैसेंजर आरएनए इज रिक्वायर्ड। अब ये जो मैसेंजर आरएनए हमें चाहिए होता है, ठीक है, वो तो आएगा बन करके, बट उससे पहले
हमें अगर प्रोटीन रियली में बनाना है तो हमें चाहिए बेटा अमीनो एसिड। ना एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा कैसे? उसके चाहिए एनर्जी, यू नीड एनर्जी ना। तो सबसे पहले जो स्टेप्स होती है, अगर आप स्टेप को पढ़ोगे तो सबसे पहले होता है बेटा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये पहला काम होता है। पहले तो जो अमीनो एसिड पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में, है ना, जिंदगी में क्या करना है कुछ पता नहीं, उनका चल रहा है। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनको, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एंजाइम है जिसका नाम है अमीनो एसिड ट्रांसफरेज या अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, जो भी आप बोलो उसको, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, मैं यहाँ पे सिर्फ उसको एंजाइम लिखता हूँ ताकि हमें प्रोसेस समझनी है, नाम बाद में लिखेंगे। तो ये जो एंजाइम है इस अमीनो एसिड और एटीपी को रिएक्ट करा देता है, और जैसे रिएक्ट होता है बेटा हमें मिलता है अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गए भैया, क्योंकि ये एटीपी है ना, एटीपी यहाँ पे मोनोफॉस्फेट बच गया। तो ये तो उड़ गए, इन्होंने हाई एनर्जी यहाँ पे लगा दी बॉन्ड बनाने में, और ये इतनी हाई एनर्जी लेकर के चले अभी ये चार्ज हो गया है। मतलब देखो ये सुस्त पड़े थे साइटोप्लाज्म में, पता नहीं जिंदगी कहाँ लेके जा रही है, ऐसा चल रहा है। ये एंजाइम आया, बोले नहीं मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा, ये लो बूस्ट, बूस्ट प्रोवाइड करता है, और ये एनर्जी लेकर के अब बोलते अब बता क्या करना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे आर एक्टिवेटेड। अमीनो एसिड जो टीआरएनए सिंथेटेज नाम का एंजाइम है, बोले कुछ नहीं करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना है, मैं जो गाड़ी बताऊंगा उस गाड़ी के ऊपर बैठ जाने का, वो तुम्हें बराबर तुम्हारे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। बोले चलो गाड़ी लाओ, तो गाड़ी है ट्रांसपोर्टर टीआरएनए अडाप्टर आरएनए। तो ये जो अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना, ऑब्वियसली बेटा उसको टीआरएनए के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। इस एंजाइम का नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है, अमीनो एसिड टीआरएनए। तो ऑब्वियसली बेटा ये ऑब्वियसली क्या करता है, ये एक ऐसा ग्रुप बना देता है, ये अमीनो एसिड को टीआरएनए के साथ जोड़ देता है, ठीक है। इसके वजह से अब एंजाइम तो फ्री है, एएमपी भी फ्री है, सब फ्री है, बट ये हाईली चार्ज है, इसके पास जो बॉन्ड में एनर्जी है वो एटीपी से ही आई हुई है। सो दिस बिकम्स अमीनो एसिड टीआरएनए एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एंजाइम अभी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एंजाइम इनको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। नाउ मान लेते हैं इफ दिस इज व्हाट द पॉइंट, इसको बोला, ये जो सेकंड स्टेप थी इसको हमने कहा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इस प्रोसेस को, ये पहली स्टेप थी बेटा एक्टिवेशन, नाउ दिस वाज द सेकंड स्टेप जिसको हमने चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ऐसा कहा। रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है ना, एमिनो एसिड तैयार हो गया, उसको, है ना, मतलब जो भी व्हीकल है टीआरएनए उसके ऊपर भी भर दिया। आपको पता है वो कहाँ अटैच होता है, 3' जो साइड होता है टीआरएनए का, जहाँ सीसीए ग्रुप है, वो मैंने बताया आपको क्लोरलीफ मॉडल में। तो यहाँ पे आपको टीआरएनए के साथ बेटा अमीनो एसिड को जोड़ दिया जाता है। हम थोड़ा इसको समझे, हम लोग ये समझे कि बहुत सारे टीआरएनए बन सकते हैं। नाउ दिस इज सपोज अ टीआरएनए, ठीक है। अब ये एयूजी को पहचानेगा, जा करके एयूजी को जाके पहचानेगा, मतलब इसके पास क्या होना चाहिए एयूजी, तो इसके पास चाहिए एंटीकोडॉन यूएसी, मतलब यहाँ पे क्या अटैच हो गया बेटा, मिथियोनिन, हेलो, है ना, मिथियोनिन अटैच हुआ, बराबर है। मान लेते हैं अगर बेटा हमारे पास में एंटीकोडॉन ए है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन अटैच होगा, क्योंकि यू कोड्स फॉर द फेनिल एलानिन, बराबर, हेलो, यू कोड्स फॉर द फेनिल एलानिन, बराबर। तो एंटीकोडॉन क्या होना चाहिए ए, ताकि जाके पहचानेगा मैसेज को, अच्छा तेरे पास यू है, मेरे पास ए है, चल ले ले फेनिल एलानिन, इस तरह से। तो ये एंजाइम बड़ा ही क्लेवर है, हाँ, ये एंजाइम बहुत शार्प है। कौन सा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, वेरी क्लेवर। इट परफेक्टली रिकॉग्नाइजेस द एंटीकोडॉन एंड अटैचेस अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ऐसे नहीं किसी भी टीआरएनए को कोई भी अमीनो एसिड जोड़ दिया, ऐसे नहीं जमता,
इसलिए ये कोई प्रोसेस एक दिन में परफेक्ट नहीं हुई है, जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा था। हेलो, ट्रायल एंड एरर है, भयंकर लेवल का। एनीवे, तो यहाँ पे बेटा ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि सी 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 एंटीकोडॉन है, तो ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे जो भी, क्योंकि वो जी 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 को जाके पहचानेगा, तो यहाँ पे ग्लाइसिन होगा, ग्लाइसिन होगा, है ना। अगर यहाँ पे बेटा जी 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 है, मतलब वो सी 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 को जाके पहचानेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सादे सादे जो चीजें हैं उनको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं, कोई भी अमानो एसिड इस तरह से लिखेंगे ताकि हम लोगों को क्लैरिटी रहे। सारे हो गए क्या? यहाँ पे यू 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 ले लेते हैं, यहाँ पे ए 2 ले लेते हैं, यहाँ ए 1 ले लिया। इस तरह से बहुत सारे बेटा अमीनो एसिड रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर एंटीकोडॉन दे गेट अटैच्ड। नाउ थोड़ा ध्यान देना, ये तैयार हो गया है, ये सारे चार्ज टीआरएनए साइटोप्लाज्म में रेडी है, दे आर ऑल रेडी। ठीक है, नाउ देखो रियल ट्रांसलेशन अब शुरू होगा। जब भी हम रियल ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेप जरूरी है। वन इज द इनिशिएशन, सेकंड इज द इलॉन्गेशन, एंड थर्ड वन इज द टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर्स की जरूरत होती है, इलॉन्गेशन के लिए इलॉन्गेशन फैक्टर्स की जरूरत होती है, और टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेशन फैक्टर्स की जरूरत होती है, या एस फैक्टर्स की जरूरत होती है। ठीक है, सेपरेशन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है मतलब प्रोटीन्स होते हैं छोटे छोटे, जो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इवन यहाँ पे एनर्जी, जीटीपी एनर्जी और एटीपी एनर्जी खर्चा की जाती है, बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस को सही ढंग से किया जाए। तो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एज वेल एज टर्मिनेशन, ये चीज अब समझने वाली है, बिल्कुल समझने वाली। ठीक है, अब क्या होता है, क्वेश्चन आपको जो आते हैं वो ऐसे आते हैं, वो सीक्वेंस आपको पूछते हैं कि पहले क्या होगा बताओ, फिर उसके बाद क्या होगा ये। सो बड़े ध्यान से बेटा चीजों को फोकस करके समझो। ठीक है, सबसे पहले इनिशिएशन के बारे में बात करते, ये देखो, ये है मेरे पास एक बच्चों एमआरएनए। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से समझना। ये बच्चों एमआरएनए, इस एमआरएनए के ऊपर यहाँ पे हम लोग यूटीआर सीक्वेंस है, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, और इस एमआरएनए का ये 5' एंड है, और यहाँ पे कैपिंग है, ग्वानिन का कैप लगा हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पे आपको पहला कोड एयूजी है, ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद में यू 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 है, ठीक है। उसके बाद में जो भी है मतलब सी 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 है, वट एवर में, है ना। इस तरह से हम लोग, है ना, लिख लेते हैं। यहाँ पे जी 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 है, या सी सी है, या तो वट एवर मे बी। और लास्ट में यहाँ पे एक कोडॉन है जो कि है यूएए, ये स्टॉप कोडॉन है, दिस इज अ स्टॉप कोडॉन। ठीक है, नाउ यहाँ हमें क्लियरली समझना है कि जो प्रोटीन बनेगा उसमें सिर्फ 4 अमीनो एसिड्स होंगे। मतलब यहाँ पे जो अमीनो एसिड यहाँ पे, और इसको पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा, और यहाँ पे रुकेगा। प्रोसेस विल स्टॉप हियर, दिस इज द 3' एंड। ठीक है, नाउ राइबोसोम को देखना, बड़े ध्यान से देखना राइबोसोम करता क्या है। राइबोसोम में 2 हिस्से होते हैं, लार्जर सब यूनिट एज वेल एज द स्मॉलर सब यूनिट। बड़े ही ध्यान ध्यान से सुनो, देखो। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट पहले रोल में आता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्मॉलर सब यूनिट फर्स्ट कम्स। ठीक है, और स्मॉलर सब यूनिट आकर के बेटा यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। इस तरह से बेटा स्मॉलर सब यूनिट बाइंड हो जाता है। बाय दिस वे इट विल बाइंड टू द एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए को, क्योंकि मैंने बताया, उनको पता चलता है कि, है ना, जो ये जो है 7 मिथिल ग्वानोसिन कैपिंग पोर्शन कौन से साइड में, ये उनको पता चलता है। ठीक है, तो बेटा वहां पे बराबर जाकर के ये अटैच हो जाते हैं ऑन द, है ना, 5' एंड साइड। आपको दिखाई दे रहा है कि एक छोटा सा सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट जाकर के अटैच हो गया। नाउ अब ये तो हो गया पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप बताओ बेटा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले एमआरएनए को जाकर के कौन अटैच होता है? आंसर इज स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। हेलो, हेलो, द क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर।
है ना, पहले कौन जाके बाइंड, क्योंकि इनिशिएशन को ही समझो, बाकी आराम से समझ में आएगा। नाउ हमें पता चल गया ओके फर्स्ट यूनिट, ओ सर बढ़िया, समझ गया समझ गया। राइट नाउ नाउ द सेकंड पॉइंट इज, अब क्या होगा, यहाँ पे जो चार जो टीआरएनए है ये रेडी है, मेथियोनिन रेडी है। बोले कि अच्छा ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है वो लेके आ जाएगा, बोले चलो तुम्हारा काम आ गया है, ठीक है, एयूजी तैयार है, राइबोसोमल सबयूनिट तैयार है, तुम्हें क्या करना है ना, वो उसको लेके आ जाएगा। ये जो है पहला वाला टीआरएनए आकर के अटैच हो जाएगा, उसने पढ़ लिया अच्छा एयूजी है अपना, तो ये है यूएसी है, अच्छा मिथ्योनिन लेके आ गया सर, बिल्कुल अटैच अटैच सर, नो प्रॉब्लम। चलो बताओ सेकंड चीज क्या अटैच होती है, सेकंड चीज क्या अटैच होती है, सेकंड थिंग द टीआरएनए, जो कि पहला अमीनो एसिड लाएगा वो अटैच होता है। अभी भी पूरा राइबोसोम तो बना नहीं है, और ये सब किसके मर्जी में चल रहा है, इनिशिएशन फैक्टर्स के, इनिशिएशन फैक्टर्स है, दे आर एक्चुअली डूइंग दिस। नाउ अब जो बड़ा सब यूनिट होता है ना राइबोसोम का, वो आता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में बेटा द लार्जर सब यूनिट विल अराइव एंड द लार्जर सब यूनिट देन अटैचेस। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, लार्जर सब यूनिट का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसको गैप्स होती है ताकि वो टीआरएनए को स्पेस दे, इसलिए यहाँ पे बराबर बेटा गैप में, है ना, इस तरह से उसके पास तीन साइड्स होती है एंड दिस इज द लार्जर सब यूनिट अटैच्ड। ठीक है, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में बेटा जीटीपी एनर्जी खर्चा करके, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में इनिशिएशन फैक्टर्स के मोटिवेशन में बेटा ये सारे जो है सेटअप आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपका रेडी है। क्या क्या है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में, आपको नोटिस करना है कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट और जो पहला टीआरएनए है वो अटैच हो चुका है। बट जब आप लार्जर सब यूनिट को बड़ा ध्यान से देखोगे तो लार्जर सब यूनिट में आपको तीन चीजें देखने को मिलती है बच्चों। इसको बोलते हैं एग्जिट साइट, जहां से पुराना वाला टीआरएन निकाल के भागेगा। इसको बोलते हैं अटैचमेंट साइट, जहां पे बेटा, है ना, नया वाला टीआरएनए आएगा, नेक्स्ट वाला टीआरएनए आएगा। और ये है बेटा पी साइट, जहां पे एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे बहुत ही बड़ा और क्रूशियल पॉइंट मैं आपके सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे ये एक्चुअली लार्जर सबयूनिट है, यहाँ पे वो है ना 23 SrRNA बैठा हुआ है। और इस आरआरएनए में क्या ताकत है भाई, इसमें पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी करने की पावर है। मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड बना सकता है, मतलब दो अमीनो एसिड को जोड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। राइट नाउ दिस इज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन फ्रंट ऑफ यू। हेलो, इजंट इट क्लियर? यस सर। पूरा सब कुछ मामला क्लियर है? देख लो, पहले कौन आया, स्मॉलर सब यूनिट, उसके बाद कौन आया सर, फर्स्ट टीआरएनए विथ मिथियोनिन, उसके बाद कौन आया सर, उसके ऊपर अटैच हो गया। अब क्या होता है, बार बार कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला टीआरएनए कौन से साइट पे अटैच होता है, तो आंसर क्या देना है, फर्स्ट टीआरएनए ऑलवेज अटैच एट द पी साइट। एक्चुअली क्वेश्चन क्या होना चाहिए, पी साइट उसके ऊपर अटैच होता है, यस सर नो? हेलो, पहले टीआरएनए के ऊपर बाद में ढक्कन लगाते हैं कि पहले ही वो घुस जाता है ना? ऐसा है। थ्री साइड से, एक है एग्जिट, एक है पेप्टाइड बॉन्ड वाला पेप्टाइडल साइट, और एक है बेटा अटैचमेंट अमीनो एसिड साइट, जहां पे नया अमीनो एसिड आएगा वो वाला साइट। अभी पूरा नहीं हुआ, इनिशिएशन हो चुका है। ठीक है, अभी इलोंगेशन की बारी है। अब आपको क्वेश्चन है कि सर पहले वाले साइट पे एयूजी को पढ़ लिया गया है, हाँ पढ़ लिया गया है, यूएसी आकर के रीड करके मिथियोनिन लेकर के वहां अटैच हो गया, हाँ बेटा अटैच हो गया। अब क्या, अब क्या होगा आगे, कुछ नहीं, 23 SrRNA मिथ्योनिन को पकड़ लेगा, बोलेगा आजा मेरे पास, मिथ्योनिन को होल्ड कर लेगा, मिथ्योनिन को पकड़ लेगा, मतलब टीआरएनए को अभी फ्री करने का है। अगेन आई विल रिपीट, 23 SrRNA क्या करता है बच्चों, मिथ्योनिन को पकड़ लेता है, बोला आ गया पहला अमीनो एसिड, आजा मेरे बच्चे इधर आजा, ऐसे उसको पकड़ लेता है।
और टीआरएनए को बोलता है अब तेरा काम हो गया, अब तू घर जा, बहुत हो गया तेरा, है ना। वो बाहर का रास्ता उधर है, एग्जिट साइड उधर है, उधर से भागने का। इजंट इट क्लियर है? हेलो, समझ रहे हो? जो पहला टीआरएनए आया है उसको बोलता है तो एग्जिट साइड से दरवाजा खुला है, वहां से भागने का है। मेथियोनिन को मैंने पकड़ लिया, अब मैं बाकी का गेम मैं संभालूंगा, अब तेरा काम हो गया, हो गया। नाउ रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। अब आता है बेटा उसके बाद का, है ना, ये यू 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 सीक्वेंस है भाई। क्या इसके लिए कोई टीआरएनए रेडी है हमारे साइटोप्लाज्मिक पूल में? हाँ सर रेडी है, फेनिलैलैनिन चार्ज है, चलो फिर उसको लेके चलो, आ जाओ यहाँ पे। तो यहां से एंट्री होती है बेटा दूसरे टीआरएनए की, जिसका एंटी कोडॉन है ए। उसने क्या लाया? फेनिलैलैनिन, बराबर, उसने फेनिलैलैनिन उठा करके लाया। तो जो सेकंड अमीनो एसिड का जो एंट्री होती है टीआरएनए की, वो हमेशा ए साइड से होती है। हेलो, इसके बाद जितने भी टीआरएनए आएंगे वो हमेशा कहां से आएंगे बेटा? ए साइड से ही आएंगे। फर्स्ट पहला वाला जो है, फर्स्ट वाला जो है वो पी साइड में बैठ गया था। बाकी जितने भी आएंगे वो कहां से आएंगे बेटा? दे ऑलवेज एंटर इनटू द ए साइड। हेलो, आर यू श्योर? यस नाउ जो अभी सेकंड डायग्राम बनाऊंगा बड़े ध्यान से देखना बच्चों, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ सेकंड डायग्राम बनेगी, आप बड़े ही ध्यान से देखो इस चीज को। सेकंड डायग्राम इज दिस ओनली, नथिंग डिफरेंट। ये देखो, ये 5 डैश एंड है बच्चों, ये 3 डैश एंड है। यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस है ए यू जी, उसके बाद है यू यू यू, उसके बाद है बेटा जी जी जी, उसके बाद सी 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 एंड देन यू ए। यही सीक्वेंस है, सेम टू सेम। नाउ व्हाट हैपेंस, बड़ा ध्यान से देखो, थोड़ी देर बाद में ये जो राइबोसोम है अपनी पोजीशन को बदलेगा, इट विल ट्रांसलोकेट, दैट इज अ ट्रांसलोकेशन, उसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नाउ सी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। जो ई साइट है वो बिल्कुल बिल्कुल चेंज होगा। हाँ, अभी क्या होता है बड़े ध्यान से देखो, ए साइट के ऊपर एग्जिट आ जाएगा, यू साइट के ऊपर आ जाएगा बेटा पी साइट, और यहाँ पे आ जाएगा ए साइट, और ये हमारा लार्जर सब यूनिट यहाँ पे रेडी है, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट भी रेडी है। थोड़ा सा उसने एक कदम आगे बढ़ा, देखो यहाँ इस डायग्राम में देखो, जी 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 राइबोसोम के बाहर है, अभी जी 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 पे आया ही नहीं था, बराबर है। जी 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 इज नॉट अंडर द राइबोसोम, ये सर नो। अभी क्या किया, ये थोड़ा अगर आगे खिसकेगा, वन कोडॉन आगे, तो बेटा जी 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 ए साइड में आ गया। जी 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 कहाँ पे आ गया बच्चों? ए साइड पे। यू 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 पी साइड में आ गया। और यहाँ पे जो टीआरएनए पहले अटैच था, ये वाला टीआरएनए जिसके ऊपर तुम्हारा, है ना, जिसने मिथ्योनिन लाया था, उसने अपना मिथ्योनिन यहाँ छोड़ दिया। 23S आरआरएनए पकड़ लिया, बोले अब तू एग्जिट साइड से बाहर फेंक देगा, जाने का सीधा, इधर उधर देखने का नहीं। बट क्योंकि ये राइबोसोम आगे खिसक गया, तो जो टीआरएनए यहाँ पे अटैच था ए वाला, जिसने फेनिल एलानिन लाया था, अब यहाँ पे आ गया। उतने हिस्से में जैसे ही फेनिल एलानिन पी साइड में आता है, अपना 23S आरआरएनए इन दोनों को जोड़ देता है। तो ये बन गया तुम्हारा पहला बेटा पेप्टाइड बॉन्ड मेथियोनिन और फेनिलएलानाइन के बीच में। गॉट इट और नॉट? हेलो, यस यस मेथियोनिन को पकड़ ही लिया था, फेनिलएलानाइन जैसे ही आया उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड सेट कर दिया, बोले अब से तुम दोनों जोड़ी, एक साथ रहने का, ठीक है। बाकी उस वो ये वाला टीआरएनए को भी बता दिया जाता, अब तेरा हो गया, ठीक है, मैं जैसे ही आगे खिसकूंगा तो इधर से एग्जिट से बाहर भाग जाने का, ठीक है। राइट नाउ बेटा ए साइट अभी खाली है। हेलो, ए साइट इज एम्प्टी, है कि नहीं है? ए साइट एम्प्टी, ए यस साइट खाली है ना। अब क्या होगा मुझे खुद ही बता दो यार, व्हाट विल हैपन? एक टीआरएनए आएगा, कौन सा टीआरएनए? जो इसको बेटा इसको बराबर मैच करेगा, सी सी सी, क्या लाएगा बेटा? ग्लाइसिन ग्लाइसिन लेके आ गया। जी 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 है तो ग्लाइसिन है, लेके आ गए। तो अटैचमेंट साइट में हमेशा, है ना, एक एंट्री मारेगा, एग्जिट साइड से हमेशा एक जन भाग जाएगा, और पी साइड पे जो भी है, जो भी एंट्री मारेगा
उनके बीच में बॉन्ड बना दिया जाएगा, इजंट इट? ये है इलोंगेशन। इसमें इलोंगेशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट है। इस प्रोसेस को, क्योंकि राइबोसोम आगे आगे है ना स्लाइड होता है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं बच्चों। इस ट्रांसलोकेशन के लिए भी एनर्जी लगती है, फॉस्फेट वाली, एटीपी जीटीपी वाली एनर्जी लगती है। एक ही जगह है जहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो है बॉन्ड बनाना, क्योंकि वहां ये एंजाइम अपना रोल प्ले कर रहा है 23SRRNA। ये बराबर, क्योंकि मिथ्योनिन पहले से ही चार्ज था, फेनिलैलानिन पहले से ही बॉन्ड में एनर्जी भर के लेके आए थे ना, चार्जिंग पहले हुआ था ऊपर। हेलो, है ना? बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है सर? पहले ही चार्जिंग हो गया था, पहले ही वो एनर्जी से भरे पड़े हैं। हेलो, सो मिथ्योनिन और फेनिलैलानिन के बीच में बॉन्ड बना। अभी क्या करना है? अब ये इसको पकड़ लेगा, डाइपेप्टाइड बन गया। नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम, ये देखो फिर से वही एमआरएनए, ये 5' टू ये 3'। सीक्वेंस बेटा, पहला था AUG, फिर था बेटा UUU, फिर था GGG, उसके बाद क्या था रे मेरे भाई लोगों? हाँ, फिर है CCC व्हाटएवर, एंड फिर है UAA। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? कुछ नहीं। अभी क्या होगा, ये राइबोसोम और आगे खिसकेगा। अब ये इसको भी घेर लेंगे। ये आ गया A साइट में, ये आ गया P साइट में, ये आ गया एग्जिट साइट में। राइबोसोम बड़ा वाला सब यूनिट यहाँ पे आ गया, छोटा वाला उसी को है ना बिल्कुल चल रहा है आगे 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 आगे, तो यहाँ पे आ गया बेटा। व्हाट हैपेंस? अब जो हमारा टीआरएनए जो एंट्री मारा था अभी अभी यहाँ पे CCC लेकर के, ग्लाइसिन लेकर के वो यहाँ पे पहुंच गया है। 23SRRA बोलता है अच्छा तू भी आ गया, देख यहाँ पे पहले से ही मिथ्योनिन मेरे पास है, उसको फेनिलैलानिन मैंने जोड़ दिया है, अब तू भी आ जा, हो गया ट्राइपेप्टाइड। देखो सीक्वेंस दिख रहा है बेटा, मिथ्योनिन फेनिलैलानिन ग्लाइसिन। हेलो, यस। है ना? जो इसका टीआरएनए था फेनिलैलानिन वाला वो भाग जाएगा। अब यार फिर से ये खाली है रे, है ना? अगेन इट विल बी, अभी खाली है ना? CCC विल कोड फॉर द प्रोलिन, तो यहाँ पे बेटा जैसे आ जाएगा, ये देखो ये है GGG, ये लेके आ गया बच्चों प्रोलिन। अब प्रोलिन लेके आया है, मतलब नया एंट्री किया है ना? इस तरह से बच्चों ये इलोंगेशन करता चला जाएगा, सामने सामने सरकता चला जाएगा। एक एक बेटा अमीनो एसिड कोडॉन जो है उसको पकड़ता चला जाएगा, रीड करता चला जाएगा, और ऐसा बेटा बहुत लंबा एक पॉलीपेप्टाइड चेन हमें मिलेगा। इजंट इट क्लियर? मैं एक क्वेश्चन पूछूं, किसी भी नेसेंट पॉलीपेप्टाइड में पहला अमीनो एसिड कौन सा होता है रे? विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड इन नेसेंट पॉलीपेप्टाइड, मतलब जो पहली बार चेन बनती है उसमें हमेशा मिथ्योनिन पहला होगा। हेलो, है ना? यस। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो फॉर्मिल मिथ्योनिन होगा, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो फॉर्मिल मिथ्योनिन विल बी द फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? मिथ्योनिन फेनिलैलानिन ग्लाइसिन तीनों अटैच हो गए, है ना? व्हाट विल बी द नेक्स्ट डायग्राम? अगेन सिंपल, नेक्स्ट डायग्राम इज अगेन सिंपल। फिर से शुरू करते हैं। AUG, UUU, क्या था रे? GGG, एंड देन CCC, CCC एंड UAA। अब बड़ी मजा आती है। अब क्या होता है ये देखो, A साइट यहाँ पे आ गया, P साइट यहाँ पे आ गया, G साइट यहाँ पे आ गया, है ना? बड़ा सब यूनिट खिसक गया, एकदम एंड पे पहुंच गई कहानी। ठीक है, एंड पे कहानी आ गई। यहाँ पे बेटा ये लेके आया था GGG, यहाँ पे बच्चों प्रोलीन तैयार था। ठीक है, प्रोलीन है आ गया, प्रोलीन, और पहले से ही बेटा मिथ्योनिन फेनिलैलानिन ग्लाइसिन पहले ही बन चुका था। 23SRR इसको भी जोड़ देता है, बोलता है कि और एक नेक्स्ट आने दो, ये वाला भाग जाएगा, जो CCC वाला है वो भाग गया। अभी देखो 4 बन गए। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि एक और टीआरएनए आ जाए, टीआरएनए आ जाए, टीआरएनए नहीं आएगा। यूयूयू सीक्वेंस है, इनको पहचानने वाले टर्मिनेशन फैक्टर से, ठीक है, स्टॉपिंग फैक्टर से वो आएंगे।
वो बोलेंगे यू को हम पहचानते हैं, टीआरएन नहीं पहचानता, चलो ब्लॉक करो। जैसे ही ब्लॉक करते हैं, राइबोसोम को समझ में आ जाता है कि भाई अब ये जो है पूरा डिसइंटीग्रेट करने का है, कार्यक्रम रोकने का है, क्योंकि देयर इज अ नो टीआरएनए अवेलेबल बिकॉज इट इज अ स्टॉप कोडॉन यूएए। जैसे यूएए आया, नो टीआरएनए विल एंटर, टर्मिनेशन फैक्टर्स विल एंटर, दिस विल सेपरेट mRNA will separate, and this entire polypeptide chain is released. हेलो, हो गया टर्मिनेशन। यस सर। उसको भी, है ना। तो मैंने बड़े ही क्या बोलते हैं एक प्रोसेस में आपको बताया, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि यार क्या हो रहा है। जस्ट इट इज वेरी सिंपल, बट गो इन वेरी प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर, है ना। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। कोई दिक्कत है इसमें, प्रॉब्लम है पूछ लो, क्वेश्चन है पूछ लो। सर टर्मिनेशन और एक बार समझाओ ना। क्या? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इज वेरी सिंपल, यूएए है। जैसे देखो सी, यहाँ पे देखो, पहले तो सेकंड वाले इसको देखो। जैसे सी ये कोडॉन आया, ये कोडॉन आया, तो क्या होता है सी के लिए, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक पूल में जी एंटी कोडॉन अवेलेबल है, तो वो लेके आ जाएगा प्रोलीन। मतलब, है ना, फिर से बेटा बॉन्ड बनाने की तैयारी पे है। फिर से ग्लाइसिन को, है ना, ग्लाइसिन वाले को उधर सरका करके फिर प्रोलीन वाले को पी साइट में ले लो, फिर प्रोलीन को ग्लाइसिन के साथ चिपका दो, ये होगा। अब यहाँ पे आप आओगे, यार यूएए सीक्वेंस है, यहाँ पे कोई टीआरएनए आता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई टीआरएनए एंटी कोडॉन अवेलेबल ही नहीं है। इस कोडॉन के लिए कोई एंटी कोडॉन ही नहीं है। यस और नो? इज देयर? नो। कोई टर्मिनेशन फैक्टर जो होते हैं, ये टर्मिनेशन फैक्टर खास करके बनाए गए हैं जो कि यूएए सीक्वेंस को प्रॉपरली डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। और इसके वजह से क्या है, टर्मिनेशन फैक्टर जैसे ही आके बाइंड होना शुरू हो जाते हैं, राइबोसोम की पकड़ ढीली हो जाती है, राइबोसोम डिटैच हो जाते हैं। ठीक है। और दोनों ही राइबोसोम अगर एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो उसके आगे के प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगी। जितना पॉलीपेप्टाइड चेन बना है, उसको बेटा रिलीज कर दिया जाएगा। दैट्स इट। हेलो, इजंट इट क्लियर? यस सर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है भाई? लेट्स गो, लेट्स सी। सर वही ये बातें लिखती है। बोलो। एमजी किसके लिए लगता है? एमजी हमेशा दो राइबोसोम्स को यूनाइट करने के लिए लगता है। इफ यू रिमेम्बर द मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर, यस सर। सारे बच्चे, तो वहां पे आज भी जाकर के पढ़ लो मैग्नीशियम का क्या रोल है। मैग्नीशियम इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोमल, है ना, गैदरिंग, जो भी यूनिटी बनती है, जो भी लार्जर सब यूनिट टू स्मॉलर सब यूनिट जो यूनियन होता है, it always occurs in the presence of the magnesium. ठीक है, so that's it. Now, translation refers to the process of polymerization of amino acid to form a polypeptide. Now, the order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA. तो अभी देखा, mRNA के ऊपर जो सीक्वेंसेस है, उसी के बेसिस पे बेटा प्रोटीन सिंथेसिस होगा। Now, the amino acid are joined by a bond, उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। नाउ यहाँ पे इतना बढ़िया स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिखा है, और मैंने ये समझाया, इसका आंसर दिया। हाँ, अभी क्या बोला था कि जब बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो उसको जो एनर्जी चाहिए, है ना, जो 23s आपका आवाज़ नहीं आ रहा।
ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप नोटिस करो, छोटे छोटे मुद्दे हैं। मैंने एनर्जी के बारे में आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। पेप्टिडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है एंजाइम की, वहां पे एक्चुअली एंजाइम एनर्जी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती ही नहीं है, बट क्योंकि अमीनो एसिड डायरेक्टली चार्ज होते हैं तो वही वो एनर्जी यूज करते हैं। नाउ द सेलुलर फैक्ट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स इज द राइबोसोम। हम लोग राइबोसोम को सेलुलर फैक्ट्री कहते हैं। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। तो बेटा हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। मतलब आपने सेल ये चैप्टर पढ़ा होगा, या मैंने भी आपको बताया राइबोसोम्स के बारे में, अलग अलग प्रकार के राइबोसोम उस दिन भी मैंने बताया था आपको, है ना। 28 आर आर एन ए, 16 आर आर एन ए, 5 आर आर एन ए, बराबर है 6, है ना। 5.8 आर आर एन ए, ये सब कुछ मैंने बताया। नाउ राइबोसोम्स इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज अ टू सब यूनिट्स, अ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। नाउ यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट, द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन एमआरएनए, मतलब सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट जाकर के बाइंड हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस, तभी बेटा ये सारी नाटक शुरू हो जाता है। नाउ द लार्जर सब यूनिट हैज अ टू साइड्स। यहाँ पे नोटिस करना कि हमारी एनसीईआरटी 3 साइड के बारे में बात नहीं करती, जिस तरह से मैंने आपको बताया। हेलो हेलो, व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैंने 3 साइट आपको बताए थे। एक कौन सा था रे, एग्जिट साइट, हेलो, ई साइट, है ना। तो हमारी एनसीईआरटी 2 साइट्स के बारे में बोलती है, बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। सो पी साइट तो सर पेप्टिडल साइट बोलते हैं, जहां पे एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। ई साइट वहां पे होता है, बट उसको उन्होंने उतना इंपॉर्टेंट दिया नहीं, उन्होंने वो 2 साइट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यस, ठीक है। नाउ एंड ए साइट अमीनो एसिड साइट, अमीनो एसिड साइट मतलब जहां पे टीआरएनए अमीनो एसिड लेके घुसेगा, वो वाला साइट, ठीक है, अटैचमेंट साइट, है ना, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला साइट, ऐसे 2 साइट, ठीक है। नाउ देखो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कि पी साइट और ए साइट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लार्जर सब यूनिट पे, स्मॉलर सब यूनिट पे, दोनों ही सब यूनिट पे, ऐसा। मतलब आप समझो क्वेश्चन कैसे लेवल पे आता है ना। क्वेश्चन कैसा है देखो, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता हो गया कि हाँ सर लार्जर सब यूनिट पे है। Now, for subsequent amino acid to bind close enough to each other for the formation of peptide bond. अब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जो जगह है वो पी साइड ही है, पी साइड पे बनता है। नाउ जो यहाँ पे बात बोली जा रही है, ओनली टू, दे विल नॉट आस्क दिस मच, ठीक है। वो कौन सी साइड क्या करेगा ये पूछेंगे, पक्का। नाउ द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। अब ये 23 RNA इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोजाइम। अगर यही चीज मैं यूकैरियोटिक सेल के लिए बोलूं तो वो कौन होगा बेटा, 28 RNA, ठीक है। अगर हम किसके बारे में बोलेंगे बच्चों, यूकैरियोटिक सेल, हमारे अंदर भी 28 RNA, है ना, पेप्टिडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टिडल बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के काम करेगा। बाकी वही प्रोसेस है बच्चों, है ना। स्टार्ट कोडॉन एयूजी को पढ़ा जाएगा, है ना। यूटीआर जो होते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, उनको उनसे एक्चुअली पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सपोर्ट मिले, एकदम से एयूजी पे नहीं, और जैसे ही एयूजी मिलता है, ठीक है, वैसे ही प्रोसेस शुरू हो गई। The UTRs are present at both 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। ये जब मैंने एमआरएनए ड्रॉ किया था तब भी मैंने दोनों साइड में यूटीआर बनाए थे, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, बराबर है ना। पहले मतलब स्टार्ट कोडॉन के पहले भी होते हैं, स्टॉप कोडॉन के बाद में भी होता है, ताकि एमआरएनए को हैंडल किया जा सके प्रॉपरली। नाउ दे आर रिक्वायर्ड टू एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो एसिलेशन, ये वर्ड दिया है, अमीनो एसिल टीआरएनए बनेगा। फिर चेन इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। नाउ चार्जिंग कैसे होता है, एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड आल्सो मैग्नीशियम। नाउ रिमेंबर दिस,
मैग्नीशियम बाइंड होते वक्त वहां पे तो राइबोसोम को चाहिए, बट यहाँ पे एक्टिवेशन वाली जो प्रोसेस होती है अमीनो एसिड्स की, वहां पे भी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है, एंड गेट लिंक टू अ स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल फॉर अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये थोड़ा सा नोटिस करना, मैग्नीशियम। नाउ activation of amino acid and its subsequent linkage to tRNA are catalyzed by the specific enzyme amino acid tRNA synthetase। तो वो एंजाइम ये है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियरली बोल देता हूँ, जितने प्रकार के एंटी कोडॉन है उतने ही प्रकार के ये एंजाइम्स भी अवेलेबल है। मतलब हर टीआरएनए के लिए एक अलग प्रकार का अमीनो एसिड सिंथेटेज अवेलेबल है। हेलो, आर यू गेटिंग, है ना। सो अ स्पेसिफिक कोडॉन, अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ए स्पेसिफिक एंजाइम, ये सब कुछ स्पेसिफिक है, ठीक है। नाउ ये तो मैंने बता दिया यार पूरा चेन इनिशिएशन। mRNA binds to the smaller subunit of ribosome so that AUG is the first codon, ठीक है। tRNA with the anticodon UAC carrying the amino acid methionine in eukaryotes and formyl methionine in prokaryote join the smaller subunit of the mRNA complex। तो पहले smaller subunit bind हो चुका था, सेकंड नंबर आया वो tRNA bind हो गया at the P site। Finally the larger subunit of ribosome also joins। अभी बेटा larger subunit भी join हो जाता है ना। they are ना, है ना, दे आर पेप्टिडिल पी साइट एंड ए साइट अमीनो एसिड साइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दो साइट उसमें होते हैं। इनिशियल कॉम्प्लेक्स, जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, एक एमआरएनए और एक मिथ्योनिन टीआरएनए इन द पी साइट। देखो यहाँ पे वो पी साइट में प्रेजेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें होती है, तो आंसर सिंपल रखना, ठीक है। दो सब यूनिट होंगे राइबोसोम्स के, एक एमआरएनए होगा, एक मिथियोनिन टीआरएनए होगा, और वो कहाँ पे होगा, ए साइड में कि पी साइड में, ऑलवेज इन द पी साइड। द फर्स्ट टीआरएनए इज इन द पी साइड, और बाकी जितने कंसेक्यूटिव टीआरएनए आएंगे वो सारे ए साइड से ही एंट्री मारेंगे। ट्रांसलोकेशन क्या है बेटा, राइबोसोम मूव करता चलेगा आगे 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 आगे, उसको भी एनर्जी चाहिए। So during this process, the ribosome moves from codon to codon along the mRNA, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसलोकेशन। So amino acids are added one by one to form a growing polypeptide. Elongation happens continued from the mRNA in 5 prime to 3 prime। वो तो वैसे ही पढ़ा जाएगा, इसमें कोई, है ना, आपको मैंने कितनी बार बताया है। अभी ये सब कुछ होगा, है ना। अगर स्टॉप कोडॉन आता है बीच में ए साइट में कोई भी, तो फिर बेटा टर्मिनेशन होगा। अब यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी जो वर्ड यूज करती है टर्मिनेशन फैक्टर्स को, रिलीज फैक्टर्स बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन, मैंने जो करके दिखाया अभी, जो स्टॉप कोडॉन है वहां जाके कौन बाइंड हो जाते हैं बेटा, रिलीज फैक्टर्स, ठीक है। एंड टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम इनटू साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ होगा जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया, ठीक है। ना यहाँ पे एक मुद्दे को थोड़ा ध्यान देना बच्चों। अब मान लेते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, मान लेते हैं कि ये एक सीक्वेंस है बच्चों जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं। सीक्वेंस इज दिस, कोडॉन के ऊपर सीक्वेंस है 5-2, है ना। ये है, मान लेते बेटा जी यू यू, नाउ दिस इज जी यू यू, दिस इज जी यू यू, ये सीक्वेंस है। ना बेटा जी यू किस चीज को कोड करता है, ऑब्वियसली आपको पता है जी यू कोड्स फॉर द वैलिन। हेलो, जी यू कोड्स फॉर द वैलिन, जी यू सी कोड्स फॉर वैलिन, जी यू जी कोड्स फॉर वैलिन, जी यू ए कोड, ये सारे ही जो है ना, वैलिन को कोड करते हैं। राइट नाउ सपोज ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, यहाँ पे सीक्वेंस है बेटा जी यू यू, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टीआरएनए आएगा पी ए साइड से, उसका बेटा एंटी कोडॉन क्या होगा, एंटी कोडॉन होगा, यहाँ पे जी है तो सी, यहाँ यू है तो बेटा ए, और यहाँ पे होगा ए। तो सी ए नाम का एंटी कोडॉन आया, उसने वैलिन लेके आया। इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो, यस सर।
है ना, ये कोडॉन है, ये एंटी कोडॉन है, और ये अमीनो एसिड लेके आया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ द सेम डायग्राम अगेन रिपीटेडली। यहाँ पे सीक्वेंस लिखा बेटा मैंने GUG 5-3 टीआरएनए आया बेटा, टीआरएनए आया, सीक्वेंस है उसका CAA वैलिन। आप एक चीज नोटिस करो, आपने एक अगर चीज नोटिस की होगी यहाँ पे, इफ यू नोटिस इट केयरफुली, ये वाला जो बेस पेरो मैच नहीं हो रहा है, थर्ड बेस, फिर भी बेटा वो अटैच हो गया, है ना। तो एंटीकोडॉन एक ही है चारों, ये जो चारों है ना, इसके लिए परफेक्ट एंटीकोडॉन अवेलेबल है, GUU के लिए परफेक्ट एंटीकोडॉन है CAA। बट बाकी जो तीनों है ना बच्चों, ये बाकी जो तीन है ये वाले, इनके लिए पहले दो बेस मैच हो गए, काम खत्म, तीसरा बेस मैच ना हो तो भी चलता है। इसको ही हम लोग वोबल हाइपोथेसिस बोलते हैं, थर्ड बेस वोबल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, थर्ड बेस वोबल। इसीलिए जितने कोडॉन है उतने टीआरएनए अवेलेबल नहीं है। आर यू क्लियर? हेलो यस सर। बच्चों, जितने टीआरएनए, जितने कोडॉन है उतने टीआरएनए नहीं है, बिकॉज थर्ड बेस पेयर शोज द वोबलिंग। पहला वाला मैच हो गया, दूसरा वाला मैच हो गया, तो तीसरा मैच ना भी हो तो भी चलता है, ठीक है। इसको हम लोग थर्ड बेस वोबलिंग बोलते हैं। इसको फिर से समझने के लिए मैं एक और बार बेटा एक कोडॉन ले लेता हूं। हमारे पास कोडॉन है GUC। अब इसके लिए एंटीकोडॉन क्या आना चाहिए, आप क्या सोचते हो? CAC ऐसा आना चाहिए, बट जरूरत नहीं है। वैलिन वाला जो एक जो है ना, जो पहले से CAA है, वही लेके वैलिन लेके आएगा, ये है कि बेटा वैलिन लगा देगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला मैच हो गया, C के साथ G, A के साथ U। अब ये मैच ना भी हो तो भी चल रहा है, तो इसको बोलते हैं वोबलिंग, ठीक है। मतलब हाँ चलता है वाली सिचुएशन, चलता है एटीट्यूड है, थर्ड बेस पे चलता है एटीट्यूड है, वोबलिंग होती है। बात क्लियर है? हेलो, यस। है ना। तो जो चारों कोडॉन है वैलिन के, उनके लिए सिर्फ एक ही एंटी कोडॉन अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि पहले वाले दो मैच हो गए, मतलब एक्चुअली ये ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं। थर्ड बेस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द डीजेनरेसी, है ना। डीजेनरेसी में थर्ड बेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। हेलो, है ना। यस। तो जहां पे बेटा जरूरत है वहां जरूरत है थर्ड बेस की, और जहां जरूरत नहीं है वहां जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं थर्ड बेस वोबलिंग हाइपोथेसिस। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये हो गया बेटा सारा कार्यक्रम ट्रांसलेशन का, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बोला प्रोटीन सिंथेसिस। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट, यू कैन टेल मी राइट नाउ और आस्क मी राइट नाउ, ठीक है। तो अब इसके बाद में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। देखो, हमारे बॉडी में कौन से प्रोटीन बनने चाहिए, कब बनने चाहिए, कितना बनना चाहिए, यार इसका कुछ ना कुछ तो रेगुलेशन होगा। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पैनक्रियाज में ही, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ही, बीटा सेल्स में ही इंसुलिन बनता है। अब अगर ऐसा है कि बीटा सेल्स ही इंसुलिन बनाते हैं, तो इंसुलिन बनाने वाला जीन क्या सिर्फ बीटा सेल्स में होता है? तो आंसर इज नो। हमारे हर सेल में बेटा इंसुलिन बनाने वाला जीन प्रेजेंट है। The gene of insulin is present in every cell, but it is not expressed in every cell. It only expresses in the beta cells of the islets of Langerhans of the pancreas. मतलब ना कि पैनक्रियाज में भी सारे सेल्स बेटा इंसुलिन नहीं बनाते। मतलब why that location specificity, how it is regulated? Second point, जब मैं बहुत ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करता हूं तभी बेटा मेरा बीटा सेल्स इंसुलिन बनाता है, नहीं तो नहीं बनाएगा। मुझे स्टारवेशन पे रखा जाए तो इंसुलिन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। मतलब ये नहीं कि बीटा सेल हमेशा बना रहा है, सो यार अलग ही रेगुलेशन है। मतलब कि ना तो वो हमेशा बनता है और ना ही हर सेल बनाता है। एवरी सेल इज नॉट प्रोड्यूसिंग दैट प्रोटीन,
and that same cell is not producing that protein at every time, you know. So time is decided, the location is decided for the expression of the gene. Hello, are you getting my question? है ना? मतलब Yes, sir. अगर हम पढ़ते हैं कि मेरे सेल में 30,000 जीन है, तो ये जरूरी नहीं कि मेरे हर सेल में 30,000 जीन काम करे। तो इसका रेगुलेशन कैसे होता है? The regulation of expression may occur at various levels. अलग अलग लेवल पे बेटा उसका रेगुलेशन हो सकता है। यूकैरियोटिक सेल में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो जाता है, जहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा, क्योंकि देखो स्प्लाइसिंग होगा। स्प्लाइसिंग में अगर कोई एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3 को जोड़ दे, नहीं तो बेटा एक्सॉन 1 और एक्सॉन 3 को ही जोड़ दे, एक्सॉन 2 को स्किप कर दे, ये सारी कंट्रीब्यूशंस होते हैं, है ना। सो उस लेवल पे बेटा रेगुलेट किया जाता है। प्रोसेसिंग लेवल पे होता है, जब रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग हो रहा है, मतलब जो स्प्लाइस्ड जीन्स है उनको बेटा हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, क्या मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर भेजना भी है, नहीं भेजना है, ये भी कंट्रोल किया जाता है। कुछ एंजाइम उसी पे बैठे हुए होते हैं, ये बाहर आए तो इसको डाइजेस्ट कर डालूंगा, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहना, बाहर नहीं आने का, अभी तेरा काम नहीं है। तो एमआरएनए को मैसेज लेके बाहर ही नहीं आने दिया जाता, यहाँ पे भी बेटा कंट्रोल होता है। ट्रांसलेशनल लेवल पे जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उस लेवल पे भी बेटा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर हम यूकैरियोटिक सेल के लेवल्स के बारे में, आपका जितना अभी नॉलेज है या आपका जो लेवल है राइट नाउ, ठीक है, इन लेवल पे ये जो ABCD जो मैंने दी, जो एनसीईआरटी बोलती है ना, उसके बारे में हम पढ़ें तो बेटा ये अति हो जाएगा, अति, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया में एक सिंगल ओपेरॉन मॉडल को, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को लेकर के हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं एट द 12 स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। इसको थोड़ा समझो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉडल दिया गया है जिसको हम लोग लैक ओपेरॉन कहते हैं, और उससे बच्चों हम रेगुलेशन जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं एक प्रॉपर एक एनालॉजी आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस एनालॉजी को आप थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। मान लेते हैं एक रोड है, ये है रोड, ठीक है। पर आगे मतलब कि इसको बड़ा फ्रेश माइंड से समझना पड़ेगा। अरे क्या हो गया, हाँ, ओके। ये है एक रोड, दिस इज वन स्ट्रीट, ठीक है, दिस इज वॉल स्ट्रीट, ओके। नाउ दिस स्ट्रीट इज हियर एंड हियर वी हैव वन शॉप, ये एक शॉप है, एक और शॉप है, एक और शॉप है, एक और शॉप, 4 शॉप है, ठीक है। रोड खत्म हो गया। नाउ रिमेंबर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ये कंसेप्ट बड़े ध्यान से समझो। इस स्ट्रीट के ऊपर जितने भी शॉप है, ये वाला शॉप, ये शॉप ऐसा ग्रोसरीज का शॉप है जो डेली के जितने भी हमारे रूटीन यूजेस होते हैं, मेडिकल्स, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, फार्मेसी, वो सारा ये प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये शॉप हमेशा ओपन होगा 24/7, ठीक है। ये शॉप कभी भी बंद नहीं होता, इट्स ऑलवेज ओपन, इट्स ऑलवेज वर्किंग, इट विल नेवर स्टॉप। हेलो, ऐसे शॉप होते हैं, ठीक है ना। नाउ ये वाला शॉप देखो, ये जो शॉप है ये अजीब है, ये शॉप हमेशा बेटा ऑलवेज क्लोज्ड, इट विल नेवर ओपन, आपको कभी ओपन दिखेगा ही नहीं। ये सिर्फ रक्षाबंधन आया तो राखी बेचेगा, दिवाली आएगा तो पटाखे बेचेगा, मतलब ऑन ओकेजन जब उसको बोला जाएगा हाँ भैया दुकान खोल, तेरा सीजन आया, ठीक है, तब ये ओपन होगा। इज इट क्लियर? यस, ये वाला yes, है, ये हमेशा ओपन होता है, ठीक है। बट ये तभी बंद होगा जब बहुत ज्यादा गिराइक आ नहीं रहे हैं, मतलब इसको बोले कि धंधा अच्छे से चल नहीं रहा है, अभी कुछ दिन बंद करके रखते हैं फिर बाद में चालू करेंगे, ऐसा दुकान है, ठीक है। ये कभी कभार बंद हो जाता है कंडीशन देख करके, ठीक है, कंडीशन देख करके, माल ज्यादा ही आ गया, सामान बिक ही नहीं रहा है तो अपना थोड़े दिन के लिए बंद कर दो, दैट इज व्हाट। ये ओपन होता है बट समटाइम इट विल बी क्लोज्ड, और ये है वो शॉप,
ये ऐसा बीएमसी वगैरह जैसा है ना। इन सबको बेटा रेगुलेट करेगा, ए तू बेटा तेरा ये है ना लाइसेंस बना, तू तेरा लाइसेंस बना, तू ये तू इतने बजे ओपन कर, तू इतने बजे क्लोज कर। इन सबको रेगुलेट करने वाला ये शॉप है। दिस इज व्हाट द, है ना, ये रेगुलेट अथॉरिटी शॉप है ये। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमारा ये जो स्ट्रीट है, दिस इज आर डीएनए, द स्ट्रीट इज आर डीएनए एंड द शॉप्स आर द जीन्स। कुछ जीन्स होते हैं जिनको हम लोग कंस्टिट्यूटिव जीन या हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं। ना ये हाउसकीपिंग जीन मतलब मेरा टीआरएनए बनाने वाले जीन, आरआरएनए बनाने वाले जीन है, या जो रोजमर्रा के डीएनए पॉलीमरेज बनाने वाला जीन है। ठीक है, ऐसे जीन जो कि मुझे मेरे सेल को जिंदा रखने के लिए हमेशा जो प्रोटीन चाहिए वो बनाते रहेंगे, तो ये कभी बंद नहीं होते। ये बंद होने का ही मतलब है कि वो सेल बंद हो जाएगा वो सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो ऐसे जीन को हम लोग हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। ये इसेंशियल जीन है। अब ये वाला जो जीन है क्लोज्ड, हमेशा बंद रहेगा जब तक बेटा इसको कोई ओपन करने वाला इंड्यूसर नहीं आता। इसीलिए ऐसे जीन को हम लोग इंड्यूसिबल जीन बोलते हैं। मतलब ये हमेशा स्विच ऑफ होते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तभी ऑन होंगे। जैसे मैंने कहा इंसुलिन का जीन है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो ही बेटा इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा, बंद है, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो, यस। है ना। ये वाला शॉप है, ये वो जीन है जो हमेशा चालू रहते हैं, जैसे कि टीआरपी ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन बनाने वाला। अभी ट्रिप्टोफैन बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, इतना ट्रिप्टोफैन जमा हो गया सेल में, जरूरत नहीं है। ट्रिप्टोफैन खुद बोलता है भाई थोड़ी देर बंद करना यार, जितना बना है वो तो यूज होने दे, तो जबरदस्ती कारखाना चालू है। तो ऐसे जीन को हम लोग रिप्रेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रेसिबल। सादी लैंग्वेज में द जीन विच इज ऑलवेज ऑन बट इफ इट रिक्वायर्ड इट कैन बी स्विच्ड ऑफ। है ना, उससे जान नहीं जाएगी, बट है ना, अगर नहीं है जरूरत है, प्रोडक्शन बहुत हो चुका है, तो थोड़ी देर चुप बैठ जाना, ये वाला चीज है। ये बहुत खतरनाक है। कौन रिप्रेस करेगा, कौन इंड्यूस करेगा, ऐसे प्रोटीन कौन बनाएगा जो इनको हमेशा काम करने को लगाए, इनको बेटा कभी बंद कभी चालू, कभी बंद कभी चालू करने को लगाए। ऐसे जीन हमारे सेल में होते हैं जो बेटा रेगुलेट करते हैं। ऐसे प्रोटीन बनाते रहेंगे जो रेगुलेशन करते रहेंगे, तू ये काम कर रहे, तू वो काम कर रहे, तू ये काम कर, ये बात, तू बंद हो जा, तू चालू हो जा। दिस वे दे डायरेक्ट द अदर जीन्स। इनको हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी जीन और इनहिबिटरी जीन। तो बेटा चार जीन को पहले समझो, चार प्रकार के स्ट्रक्चर्स। वन इज हाउसकीपिंग जीन, इट इज ऑलवेज वर्किंग। वन इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन या इंड्यूसिबल जीन, जिसको है ना मोटिवेट करना पड़ता है, चालू करना पड़ता है। ओपन, ये रिप्रेसिबल है, जिसको बोलना पड़ता है ना, भैया बंद कर थोड़ी देर के लिए, कितना करेगा, अननेसेसरी प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो रिप्रेसिबल है, जिसको बंद किया जा सकता है। और एक है जो इन सबको रेगुलेट करता है, उनको बोलते बेटा हम लोग रेगुलेटरी जीन। तो बेटा ये कैसे काम करते हैं, इसको समझाने के लिए लैक ओपेरॉन का मॉडल दिया गया है। वो लैक ओपेरॉन का मॉडल बेटा हम लोग को समझना है, बट वो आज के लेक्चर में नहीं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा संडे को है ना, तब बेटा हम लोग मॉर्निंग मॉर्निंग सुबह सुबह फ्रेश में ये बढ़िया कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना, द लैक ओपेरॉन, and then we will go for the your human genome project and DNA fingerprinting. Okay, so thank you, have a nice night, good night. बाय सर, थैंक यू।